साधना मेंशन पर आकर रुकी और उसमें से वो लड़की और ऋषिका कार से बाहर आई और मेंशन के अंदर चली गई। ऋषिका के दिमाग में अभी भी अद्विक के साथ बिताए पल चल रहे थे कि तभी उसके पास सिद्धार्थ कपूर का कॉल आया। ऋषिका ने जब ये देखा कि आज इतने दिनों बाद उसके डैड ने उसको कॉल किया है तो वह थोड़ा हैरान हो गई, लेकिन बाद में उसे पता चल गया कि उन्होंने कॉल क्यों किया है। ऋषिका ये बखूबी जानती थी कि जब उनका कोई काम या फिर फायदा नहीं, इन दोनों की तरफ तो देखते ही नहीं, और आज जरूर किसी काम की वजह से उन्होंने उसे याद किया है। ऋषिका में आखिर फोन की रिंग सुनकर चढ़ते हुए फोन उठाकर अपने कान के पास ले गई कि तभी उसके कानों में सिद्धार्थ कपूर की आवाज आई, हेलो रीत, आप कैसी हैं? ऋषिका ये सुनते ही अपने मन में बोली, अब तक तो खुश पर अब नहीं, बहुत दिन हो गए आपसे बात किए, अब तो मैं फोन ही नहीं करती। क्या काम है आपको मिस्टर कपूर? आप डायरेक्टली बोलिए, आपको क्या काम है? ये सब घुमा फिरा कर बातें हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो प्लीज कम ऑन द पॉइंट। ऋषिका में बिना किसी झिझक के एकदम गुस्से में उनसे कहा तो मिस्टर कपूर थोड़ी गुस्से में बोले, लगता है आप बड़ों से बात करने की तमीज भूल चुकी है। आप अपने पापा से बात कर रही हैं, ये मिस्टर कपूर कहने का क्या मतलब है? आप अब हद से ज्यादा बिगड़ती जा रही हैं। आपको कुछ सीखना चाहिए अपनी छोटी बहन माया से। आज ही वो आई और उन्होंने बिना अपनी परवाह के सीधा हमसे मिलने हॉस्पिटल चली आई। सिद्धार्थ कपूर ने इतना ही बोला था कि ऋषिका ने उनकी बात काटते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में बोला, पहली और आखिरी बार बोल रही हूँ मैं आपसे, आप मेरे डैड नहीं है। और क्या बोला आपने? मुझे अब माया से सीखने की जरूरत है। ओह रियली मिस्टर कपूर, उसकी औकात तो मेरे पैर की जूती जितनी भी नहीं है। एंड जस्ट रिमाइंड वन थिंग दैट शी इज नॉट माई सिस्टर। मेरी सिर्फ एक बहन थी और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। आइंदा से अगर आपने मुझसे यह उम्मीद की कि मैं आपको रिस्पेक्ट दूंगी तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। एंड लास्ट थिंग, आपको जो भी काम है आप वो सिर्फ 5 सेकंड में मुझे अभी के अभी बताए। अगर मुझे लगा कि मुझे आपकी हेल्प करनी चाहिए तो मैं सोचूंगी कि मुझे करना है या नहीं, वरना नहीं करूंगी। सो नाउ यू हैव ओनली 5 सेकंड। ऋषिका की ऐसी बातें सुनकर मिस्टर कपूर तो दंग रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह वही ऋषिका है जो 4 साल पहले किसी से बोलती तक नहीं थी। अगर कोई इसे थप्पड़ भी मार दे तो ये किसी को दोबारा पलटकर जवाब नहीं देती था, लेकिन आज ये सब छोड़ो, अपने काम पर आते हैं। उन्होंने ये सोचते हुए आगे बोला, ओके फाइन, आज शाम को तुम्हें डिनर पर आना है कपूर पैलेस। तुम्हारी दादी तुमसे मिलना चाहती है। मेरे लिए ना सही तो अपनी दादी से मिलने जरूर आना और तभी मैं तुम्हें अपना काम बताऊंगा। तो यह फुल एंड फाइनल रहा, मैं कोई ना नुकुर नहीं सुनना चाहता। ओके डन, देन सी यू सून मिस्टर कपूर। ऋषिका ने मिस्टर कपूर लगभग दांत पीसते हुए कहा और तुरंत ही फोन काट दिया। उसकी बात सुनकर मिस्टर कपूर गुस्से में पीछे मुड़कर कहा, देखा ना तुमने निहारिका कितनी बदतमीज हो गई है ये लड़की, और इसने ऐसे ही मेरे बेटे को भी बिगाड़ दिया होगा। मैं इस लड़की से बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहता था, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं इससे बात किया और आज इसे डिनर के लिए भी बुलाना पड़ा। इतना कहते ही वह चुप हो गए। अब क्या करेंगे आप, वह तो पूरी बिगड़ चुकी है। हमने बहुत कोशिश की कि हम उन्हें एक माँ का प्यार दे सके, पर उन्होंने कभी हमें अपनी माँ माना ही नहीं। आप ही जानते हैं कि मैंने कभी उसमें और माया में कोई फर्क नहीं किया। अभी आपका उससे काम है, इसलिए आपको उसे डिनर पर बुलाना ही होगा। उसके बाद अगर आप उसको नहीं देखना चाहते तो मत बुलाइएगा, पर पहले आपका काम इम्पोर्टेंट है और इसमें उसका भी तो फायदा है। आप उसके बारे में भी कितना सोचते हैं, जबकि वो आपसे कभी सीधे मुंह बात भी नहीं करती। निहारिका ने सिद्धार्थ कपूर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा तो उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसी मुस्कुराहट को अपने होठों पर सजाए हुए उन्होंने बोला, आप सही कह रही है, चाहे जो भी ऊपर है तो वो हमारी बेटी ना, और हमें उनकी चिंता लगी रहती है, लेकिन हमसे ज्यादा आप उनके बारे में सोचती हैं। जो आपने हमें यह ऑप्शन बताया जिससे उसकी लाइफ भी अच्छी हो जाएगी और हमारी कंपनी भी प्रॉफिट में चली जाएगी, हम बहुत खुश हैं निहारिका, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। आपसे अच्छा कोई है भैया, आपने माया को कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। चलिए डिनर की तैयारी करते हैं, शाम को वो आती होगी। इतना कहते ही सिद्धार्थ जी वहां से चले गए।
उनके जाते ही निहारिका के होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई और उसने खुद से ही बोली, ओ माय स्वीट हस्बैंड, नो पतिदेव, कितने मूर्ख हो आप, हर बार मेरे जाल में फंस जाते हो। बट आई लव यू। इतना बोलते ही वह भी उसके पीछे चल पड़ी। वही ऋषिका मिस्टर कपूर के द्वारा कही गई बातों को याद करते हुए गुस्से से आग बबूला हो चुकी थी। वो अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा नफरत अपने डैड सिद्धार्थ कपूर से ही करती थी। उससे कहीं ज्यादा नफरत जितना वह निहारिका से भी नहीं करती थी। उसको ऐसे देखकर उसके पास बैठी उस लड़की ने माहौल को हल्का करते हुए कहा, अच्छा सुनो, मैं अभी चाचा चाची से मिलने जा रही हूँ, तो एक हफ्ते बाद ही लौट आऊंगी, तो तुम रूही को मेरे आने की खबर मत देना, वरना वो मुझसे गुस्सा हो जाएगी कि मैं उससे मिले बिना ही चली गई। सो बाय एंड टेक केयर, भगवान बचाए अब मिस्टर कपूर को तुम्हारे गुस्से से। इतना कहती वह लड़की मुस्कुराते हुए एक आंख मारकर वहां से तेजी से भाग गए। उसकी हरकत को देखकर ऋषिका जोर जोर से हंसने लगी। वहीं जब कपूर फैमिली को ये बात पता चली कि ऋषिका आ रही है, तो सबके चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। आज हर कोई दिल से खुश था। आखिर इतने दिनों बाद कपूर खानदान की इकलौती पोती वापस जो आ रही थी, भले ही कुछ घंटों के लिए, लेकिन फिर भी वह सब बहुत खुश थे। यहाँ ऋषिका भी बहुत खुश थी अपनी फैमिली से मिलने के लिए। उसे अपनी फैमिली से बहुत लगाव था। वह मुझे बहुत प्यार करती थी और उसकी फैमिली भी बहुत प्यार करती थी। बस अगर उसे किसी से नफरत थी तो वह बस 3 लोग थे। पहले तुम मिस्टर सिद्धार्थ कपूर, उसके शो कॉल्ड डैड, दूसरी निहारिका कपूर, उसकी स्टेप मदर, और तीसरी माया कपूर, उसकी स्टेप सिस्टर, और इनडायरेक्टली साथ में सौतन भी। ऋषिका ने अपना क्रेडिट कार्ड उठाया और अपनी फैमिली के लिए शॉपिंग करने के लिए चल पड़ी। उसने सबके लिए कुछ ना कुछ जरूर लिया, जिसमें उसकी आधी सैलरी तो चली गई, पर फिर भी उसके गिफ्ट तो सबसे सुंदर और अलग थे। उसने अपनी दादी, अपने दोनों छोटे पापा यानी के चाचा, अपनी दोनों चाचियों, अपने भाइयों, अपनी बड़ी भाभी और अपने भतीजे के लिए बहुत ही सुंदर तोहफे लिए और आराधना मेंशन के लिए रवाना हो गई। शाम के 5 बजे कपूर पैलेस में अफरा तफरी मची हुई थी। सबके चेहरे पर न जाने वाली मुस्कान बनी हुई थी। हर कोई बस दरवाजे की तरफ देख रहा था। सबको ऋषिका से मिलने की इतनी जल्दी थी कि सब वही हाल में आकर खड़े हो गए और मेन गेट की तरफ आश लगाए देखने लगे। वहीं एक बड़े से सोफे के बीचों बीच बैठा एक 5 साल का लड़का उन सभी को ऐसे इधर से उधर चलता देख कब से सोच रहा था कि आखिर यह हो क्या रहा है। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने थोड़े तेज आवाज में सबसे कहा, बस कीजिए आप लोग, क्या इधर से उधर कर रहे हैं? आपके पैरों में स्लाइडर लगा है ... क्या जो आप कब से इधर उधर कर रहे हैं? एक जगह खड़े क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्या कोई आने वाला है? आप लोग तो हमें कुछ बताते ही नहीं हो। तब से आप सबके बीच में बैठा एक छोटा बच्चा आप सबको देखा है और आप लोग उसको इग्नोर कर रहे हो ... उद्धरण चिन्ह। इस बच्चे की बात सुनकर जो सब लोग इधर उधर कर रहे थे, बोलो कि जो खड़े होकर उस छोटे से बच्चे को देखने लगे और उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे। वह बच्चा बोल ही रहा था कि तभी उसकी बात को काटते हुए किसी ने अपनी मीठी सी आवाज में कहा, आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वह हमारे शुभ को इग्नोर कर रहा है? जरा हम भी तो देखें। आवाज सुनते ही सब लोगों ने मेन गेट की तरफ देखा तो सबकी आंखों में चमक सी दौड़ गई। जब शुभ ने सामने देखा तो वह दौड़ते हुए सीधा जाकर ऋषिका के गले लग गया और उसने अपनी प्यारी सी आवाज में बोला, री बुआ, आप आ गई। आपको पता है मैं आपको कितना मिस किया और आप आ जाने वाले थे, ये भी हमें किसी ने नहीं बताया। हम कब से इन लोगों से पूछ रहे थे पर इन्होंने बताया ही नहीं। पर ये सब छोड़िए, आप अंदर आइए, मुझे ना आपको अपनी ढेर सारी बात ही बताना है। शुभ ऋषिका का नाम नहीं ले पाता, इसलिए वह उसे सिर्फ री ही कहता था। हम ठीक है, हम आपकी सारी बात सुनेंगे, पर पहले हमें बाकी सब से तो मिलने भी दीजिए। ऋषिका ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा तो उसने अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोला, ओके बुआ, आप सब से मिलना तब मेरे साथ चलना। इतना बोलकर वह एक ओबीडिएंट बच्चे की तरह जाकर उसी सोफे पर अपने होठों पर उंगली रखकर बैठ गया। उसकी इस हरकत पर वहां खड़े सभी लोग हंस दिए, पर वहां पर 2 जोड़ी आंखें थी जो ये सब देखकर आग बबूला हुए जा रही थी। वो और कोई नहीं बल्कि निहारिका और माया थी, जो कि एक साथ एक कोने में खड़ी थी। ऋषिका पीछे मुड़ी और सीधा जाकर अपनी दादी के गले लग गई।
जब अपनी दादी के गले लगी हुई थी कि तभी उसकी नज़र मेन डोर पर गई, जहां खड़े इंसान को देखकर उसकी आंखों में बेहद नफरत और गुस्सा भर गया। टू बी कंटिन्यूड स्माइलिंग फेस। 22 तुम्हें डेट पर जाना हाई होगा। ऋषिका पीछे मुड़ी और सीधा जाकर अपनी दादी के गले लग गई। जब अपनी दादी के गले लगी हुई थी कि तभी उसकी नज़र मेन डोर पर गई, जहां खड़े इंसान को देखकर उसकी आंखों में बेहद नफरत और गुस्सा भर गया। लेकिन फिर भी उसने दरवाजे के पास खड़े उस आदमी को देखकर उसको अनदेखा कर दिया और अपनी दादी से बोली, कैसे हो दादी आप? आपको पता है मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ आज आपको देखकर। मैंने ना आप सभी की भी खूब ढेर सारे गिफ्ट लाए, आई होप कि आपको पसंद आएगा। ऋषिका इतना बोलते ही अपने साथ लाइफ बैग में से सबको सबका तोहफा दे दिया। अब फिर एक एक करके सबसे मिलने लगी। वो सबसे आखिरी में अपनी बड़ी चाची माँ से मिलने गई तो उन्होंने गुस्सा होकर उसे एक हल्का सा थप्पड़ लगा दिया, जिसकी वजह से वहाँ खड़ी सब लोग हैरान रह गए, लेकिन उनको पता था कि ऐसा क्यों हुआ। ऋषिका ने थप्पड़ खाने के बाद अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लाते हुए सुचित्रा जी से कहा, आई एम सॉरी माँ कि मैं आपसे मिलने नहीं आ पाई, पर आप तो जानती हो ना कि मुझे कितने काम होते हैं। प्लीज इस बार माफ कर दो अपनी प्यारी सी बच्ची को। आई प्रॉमिस कि आइंदा से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। ऋषिका को अगर इस परिवार में सबसे ज्यादा कोई मानता है फिर प्यार करता है तो वो उसकी बड़ी चाची है। उन्होंने बचपन से ही उसे अपने बच्चे की तरह पाला है और ऋषिका उन्हें अपनी माँ से बढ़कर मानते हैं। उसने अपने दोनों हाथों से अपने कानों को पकड़ते हुए किसी मासूम से बच्चे की तरह कहा तो सुचित्रा जी ने उसे अपने गले से लगा लिया। ऐसे ही एक एक करके वह सभी परिवार वालों से मेरी और उनके साथ बैठकर बातें करने लगे। आज दादी बहुत खुश थी, जिसकी खुशी उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी। और यह सब देखकर सिद्धार्थ जी मन ही मन बोले, अब तो वह पहले वाली रीत रही नहीं गई है, अब बहुत बदल चुकी है। सब लोग बातें कर रहे थे तभी निहारिका जी और माया आए। माया ने आते ही अपनी एक्टिंग शुरू कर दी। आखिर थी तो वह एक्ट्रेस हसीना। ऋषिका दी, कैसी है आप? अपनी छोटी बहन से नहीं मिलेंगी? आपको पता है मैंने आपको बहुत ज्यादा याद किया। इतना कहती है वह जैसे ही ऋषिका के गले लगने वाली थी, ऋषिका ने उसे धक्का देते हुए अपने से दूर कर दिया और एक शैतानी मुस्कान लाते हुए अपने होठों पर माया से कहा, ओ मेरी प्यारी बहना, मैं तुम्हारे स्टैंडर्ड की नहीं हूँ, तो तुम मुझे गले ना ही लगाओ तो बढ़िया है। और रही बात मेरे अच्छी या फिर बुरे होने की, तो मैं अभी तो बहुत अच्छी थी, पर तुमको देखकर मुझे नहीं लगता कि मुझसे ज्यादा देर रुका जाएगा। ऋषिका ने इतना कहा और फिर मिस्टर सिद्धार्थ कपूर, जो कि वही दरवाजे के पास खड़े सबको देख रहे थे, यह वही इंसान थे जिसे ऋषिका देखकर नफरत से भर गई थी। ऋषिका ने सिद्धार्थ जी की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर कपूर, मुझसे अब यहाँ और नहीं रहा जाएगा, तो प्लीज आप अपनी बात कहिए और मुझे यहाँ से जाने दीजिए, वरना मेरे पास आप जैसे बड़े लोगों की तरह फालतू के टाइम नहीं है बर्बाद करने के लिए। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ कपूर ने गुस्से में कहा, क्या तरीका है अपने बड़ों से बात करने का? वो आपकी छोटी बहन है, वो आपसे बात करना चाहती थी और आपने उन्हें धक्का दे दिया। वही मत कि हम आपके डैड हैं, तो हमसे तमीज में रहकर बात कीजिए। ओ प्लीज मिस्टर कपूर, इनफ लगता है, अब आपको अपने काम से मतलब नहीं है, तो अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो जाने ही वाली थी कि मिस्टर सिद्धार्थ कपूर ने उसे रोकते हुए कहा, पहले जो काम के लिए बुलाया है वो कर लेते हैं, फिर बाकी की बातें बाद में करेंगे। आखिर वह अपने हाथ से मौका जाना कैसे देना चाहते थे। अगर उन्होंने अपना काम नहीं किया तो उनकी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस होगा। उनकी बात सुनकर ऋषिका के चेहरे पर एक मुस्कान उभर आए और वह सीधी जाकर सोफे पर बैठ गई। हमारे कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर यानी कि रणधीर व्यास ने हमारी कंपनी के शेयर को हमारे राइवल्स को बेचने के लिए तैयार हो गए। हमने उनसे पूछा भी कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं कि वो हमारी शेयर को ना भेजें, तो उन्होंने हमसे कहा कि वह आपके साथ एक डेट पर जाना चाहते हैं। मुझे इसमें कोई खराबी नजर नहीं आई, इसलिए मैंने उनको हाँ कह दी। ... सिद्धार्थ जी ने इतना ही बोला था कि तभी ऋषिका ने उनकी बात काटते हुए कहा, व्हाट द हेल, आप होते कौन हैं? ... हमारी जिंदगी का फैसला लेने वाले।
आपने कैसे कह दिया कि हम उस जैसे इंसान के साथ डेट पर जाएंगे? आपको शायद दिखता नहीं है पर मुझे पता है कि वो पूरे 35 साल के हैं और आप मुझे एक बूढ़े आदमी के साथ डेट पर भेज रहे हैं, वह भी सिर्फ अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए। आपने इस काम के लिए अपनी प्यारी सी बेटी माया को क्यों नहीं कहा? वह तो इन सब कामों में एक्सपर्ट है, ऋषिका ने बेहद गुस्से में कहा। हालांकि उसे पहले से ही पता था कि यहाँ क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी उसने ऐसा रिजेक्ट नहीं किया। देखिए रीत, हम माया को ही भेज देते पर उन्होंने आपको भेजने के लिए कहा था और इसमें बुराई क्या है? पेट की तो बात है और हम भी तो आपके साथ चल रहे हैं। हम बस इतना जानते हैं कि आप कल हयात होटल जा रही है और आप इससे हमारा ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट समझिए। इतना कहते ही सिद्धार्थ जी वहां से चले गए और उनकी बातों को सुनकर ऋषिका भी अपने घर के लिए चली गई। वही सब बेकार में थी कि तभी उसके फोन में किसी का मैसेज आया। उसने देखा तो श्वेता जी का मैसेज था। मैसेज में लिखा था, अगर आपका गुस्सा हो गया हो तो घर आकर हम सबके साथ डिनर कर लीजिए। अगर आपने हमारी बात नहीं सुनी तो फिर आप जानती हैं कि आगे क्या होगा। ये हमारा ऑर्डर है, आप 15 मिनट में अभी के अभी घर पहुँचिए। अगर आप घर नहीं आए तो हम ही वहाँ आना होगा आपको खाना खिलाने। तो अगर आप नहीं चाहते कि हम परेशान हो, आपके पास सिर्फ 15 मिनट है, अब घर आ जाए। मैसेज पढ़ते ही रीत के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने अपनी कार मित्तल मेंशन की तरफ घुमा ली। लगभग 15 मिनट के बाद वह अपनी गाड़ी से बाहर उतरी और मित्तल मेंशन के अंदर चली गई। वह जैसे अंदर एंटर हुई तो उसने डाइनिंग एरिया में सबको बैठकर हंसते हुए बातें करते हुए देखा। वही रूही कब से अपने फोन में कुछ देख रही थी। जब दादाजी की नज़र दरवाजे पर पड़ी तो उन्होंने श्वेता जी से कहा, लो देख लो बहू, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, हमारी राजकुमारी घर आ गई है। अब कि आप जल्दी से खाना लगाए, हम सबको कब से भूख लगी है। ऋषिका भी आकर सबके साथ बातचीत करते हुए खाना खाने लगी। सब लोगों ने अपना डिनर फिनिश किया और अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। वही ऋषिका और रूही जब अपने कमरे में गए तो ऋषिका ने रूही को चिढ़ाते हुए कहा, क्या जमाना आ गया है, पति के आते ही सब अपने दोस्तों को ही भूल गए। उसकी बात सुनकर रूही उसकी तरफ देखने लगी। उसको अपनी तरफ देखता देख ऋषिका ने और तेज आवाज में कहा, पता नहीं कहां से उनको यह पागल लड़की पसंद आ गई। घर मुझे क्या, अब जी लेंगे तब उन्हें पता चलेगा ना। ऋषिका की बातें सुनकर रूही ने चढ़ते हुए पिलो उठाया और उसे मारने लगी। उसने उसे मारते हुए कहा, तुम दोस्त हो मेरी दुश्मन, तुम्हें पता है ना कि मैं अभी किसी से बात कर रही हूँ और तुम हो कि मेरी बेइज्जती करवाने में तुली हुई हो। और किस एंगल से मैं तुम्हें पागल लगती हूँ? क्या हुआ रूही, कुछ हुआ क्या? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, तुमने क्या बोला? और तुम फोन पर किसी से बात कर रही थी क्या? यार तुम अपना बातें आगे बढ़ाओ, मैं तो चली सोने, मुझे बहुत नींद आ रही है। गुड नाइट, टेक केयर एंड गिव हिम अ किस। ऋषिका इतना बोलते ही वहाँ से भाग गई। वही रूही तो एकदम शर्म से लाल हो गई थी क्योंकि फोन पर और कोई नहीं सारांश ही था। ... उधर सारांश के पीछे खड़े लोग ठहाका लगाकर हंसने लगे और हमारे सारांश का चेहरा तो एकदम लाल हो गया था। हंसने में सबसे आगे हमारे अगस्ता यही थे और वही सब ये जानकर हैरान थे कि ऋषिका कितनी शैतान, मुनहफट और चुलबुली टाइप की लड़की है, एकदम अद्वैत की अपोजिट। टू बी कंटिन्यूड थ्रोइंग किसेस। 23 मिस्टर व्यास की बदतमीजी। उधर सारांश के पीछे खड़े लोग ठहाका लगाकर हंसने लगे और हमारे सारांश का चेहरा तो एकदम लाल हो गया था। हंसने में सबसे आगे हमारे अगस्ता यही थे और वही सब ये जानकर हैरान थे कि ऋषिका कितनी शैतान, मुनहफट और चुलबुली टाइप की लड़की है, एकदम अद्वैत की अपोजिट। जब सबने अद्वैत का सीरियस चेहरा देखा तो चुप होकर वहां से खिसक लिए क्योंकि सब लोग अभी एक साथ अद्वैत के मेंशन में थे। पांचों वही रहते थे एक साथ। ऋषिका सोने जाने ही वाली थी कि तभी उसके फोन में सिद्धार्थ जी का मैसेज आया, कल सुबह 9 बजे हयात होटल रूम नंबर 4524 टाइम से पहुंच जाना और अगर आप नहीं गए तो फिर अर्थ को हमेशा के लिए खो देंगी। यह हमारी धमकी नहीं बल्कि चैलेंज है आपको। मैसेज पढ़ते ही ऋषिका की आंखों में फिर से एक बार गुस्सा उतर आया। उसने अपनी दांत पीसते हुए खुद से ही कहा, जितना नचाना है नचा लो निहारिका मिस्टर कपूर को अपने इशारे पर।
पर चिंता मत करो तुम, अभी तो तुम्हारा समय चल रहा है ना, पर आने वाला समय सिर्फ मेरा होगा, सिर्फ और सिर्फ मेरा। जब तक मैं तुम पांचों को बर्बाद ना कर लूं, मैं शांति से नहीं बैठने वाली, यह मेरा खुद से वादा है। उसने सिद्धार्थ कपूर को मैसेज करते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं कल टाइम से पहुंच जाऊंगी, लेकिन ये याद रखिएगा अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो मैं उनकी ऐसी हालत करूंगी कि वह अपनी बाकी की जिंदगी कभी किसी को चेहरा नहीं दिखा पाएंगे अपना। जब निहारिका ने ये मैसेज देखा तो उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान उभर आई। उसने अपने मन ही मन कहा, बहुत घमंड है ना तुम अपनी खूबसूरती पर, अब पता चलेगा तुम्हें कि निहारिका क्या चीज है। तुमने हमेशा मेरी बेटी की जगह लेने की कोशिश की, पर अब नहीं, अब तो तुम किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगी। कहते हैं वह सिद्धार्थ जी को पकड़कर सो गई। वही ऋषिका भी अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए अपनी आंख बंद किए हुए सो गई। अगली सुबह वह सबसे पहले उठते ही तैयार हुई और अपने छोटे भाई अथर्व से मिलने हॉस्पिटल के लिए निकल गई, क्योंकि उसने 2 दिन से अथर्व से कोई बात नहीं की थी और उसे पता था कि उसका भाई अभी उससे नाराज होगा। वो हॉस्पिटल पहुंची और अंदर चली गई। उसको ये भी नहीं पता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसकी कार के पीछे खड़ा एक आदमी किसी को फोन करता है और कहता है, बॉस, मैडम हॉस्पिटल आई है अपने छोटे भाई से मिलने। उसकी बात सुनने के बाद दूसरी तरफ से एक हम्म की आवाज आई और फिर फोन कट गया। ऋषिका अंदर गई और जाकर अपने भाई से मिली। से मिलने के बाद ऋषिका को एक नर्स ने कहा, दीदी वह आपको विवान सर बुला रहे हैं, कुछ काम है। थैंक यू डॉली मुझे बताने के लिए, मैं अब जा रही हूँ उनसे मिलने। इतना बोलते ही वह विवान के कैबिन की तरफ चल पड़ी। उसने दरवाजा नोकिया 8 अंदर गए तो देखा एक 22 साल की लड़की जो कि काफी खूबसूरत दिखाई दे रही थी। अपने मेकअप की वजह से वह विवान से कुछ बात कर रही थी। ... अल्पविराम। हेलो डॉक्टर मेहता। हेलो रिया। ऋषिका की बात का जवाब देते हुए रिया ने कहा, हेलो मिस सिंह, हम बस आपका इंतजार कर रहे हैं, आइए बैठिए, आगे की बात आपको डॉक्टर मेहता बताएंगे। ऋषिका ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, क्या कोई प्रॉब्लम है? मेरा भाई ठीक तो है ना डॉक्टर जी? ... जी वह अभी बिल्कुल ठीक है। मैं तो आपको ये बताने के लिए बुलाया था कि हमें ऑपरेशन जल्दी करना होगा, लगभग 1 हफ्ते बाद। सब कुछ अरेंजमेंट हो चुकी है, बस ऑपरेशन के फीस को आपको भरना होगा। आपको पैसों का इंतजाम जल्दी ही करना होगा। ... विवान इतना कहते ही चुप हो गया तो ऋषिका ने कहा, डोंट वरी डॉक्टर, पैसों का इंतजाम हो जाएगा, बस आप मेरे भाई के ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। अब मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम है। इतना कहते ही वहाँ से चली गई। उसने ये कह तो दिया था, पर कहीं ना कहीं उसे डर भी लग रहा था कि वह जल्द से जल्द पैसों का अरेंजमेंट कर भी पाएगी या नहीं। वह ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके पास एक मैसेज आया। 8:40 हो चुके हैं, आप अभी तक आई क्यों नहीं? अपनी बात से मुकर मत जाएगा। ये मैसेज सिद्धार्थ कपूर ने भेजा था, जिसे पढ़कर ऋषिका चिढ़ गई और फिर हयात हो जाने के लिए निकल पड़ी। उसने रास्ते में एक बड़ी सी मेडिकल स्टोर पर कार रोकी, जो कि मुंबई का सबसे जाना माना मेडिकल स्टोर था। यहाँ पर हर चीज की दवा मिलती थी, लेकिन सिर्फ डॉक्टर के रिकमेंडेशन पर। अंदर गई, अब काउंटर पर रिसेप्शनिस्ट से बोली, आई वॉन्ट टू योर मैनेजर। क्या बता सकती कि वह कहाँ मिलेंगे? ऋषिका की बात पर उस रिसेप्शनिस्ट ने मैनेजर की कैबिनेट का रास्ता बता दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि ऋषिका यहाँ अक्सर आया करती थी, लेकिन आज पहली बार वह मैनेजर से मिलने की बात कह रही थी। उस लड़की ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे रास्ता बता दिया। ऋषिका मैनेजर के पास गई और उसने उससे कुछ मांगा तो मैनेजर ने उस पर भड़कते हुए बोला, क्या पागल है मैडम, हमारे यहाँ बिना डॉक्टर के रिकमेंडेशन की दवाएं नहीं दी जाती, और आप हमसे मांग वही है जो हम डॉक्टर के कहने पर भी नहीं दे, विदाउट एनी लीगल आईडी कार्ड। मैनेजर कितना कहती है? ऋषिका ने अपने बैग से एक कार्ड निकाला और उसके टैक्स पर रखते हुए बोला, इन्हें तो आप अच्छे से जानते होंगे ना, सबसे पहले अच्छे से कार्ड देख लीजिए, तब आगे कुछ बोलिएगा। मैंने जो नहीं, जब उस कार्ड को देखा तो उसके माथे से पसीना आने लगा। वह जल्दी से बाहर गया और 2 मिनट बाद अंदर आया हड़बड़ाते हुए। उसके हाथ में एक बॉक्स था जिसमें आइस क्यूब रखे हुए थे। उसने उसे ऋषिका को देते हुए बोला, आई एम सॉरी मैम, मुझे नहीं पता था, आपने जो मांगा था वह मैं ला दिया हूँ।
मैनेजर की बात सुनकर ऋषिका ने गुड कहा और वहां से निकल पड़ी हयात होटल के लिए। 15 मिनट बाद वह होटल पहुंची और प्राइवेट रूम की तरफ जाने ही वाली थी कि तभी उसे सिद्धार्थ कपूर मिल गए। उन्होंने उसको अपने साथ चलने को कहा। तू भी उनके पीछे चल पड़ी। उन लोगों ने जैसे ही प्राइवेट रूम का दरवाजा खोला तो मिस्टर रणधीर व्यास, जो कि बैठे अपने फोन में कुछ कर रहे थे, उन्होंने सामने देखा तो उनकी आंखों में चमक सी दौड़ गई और वह खड़े होते हुए सिद्धार्थ कपूर से हाथ मिलाते हुए बोला, आई एम सो हैप्पी मिस्टर कपूर कि आपने अपना वादा पूरा किया और हमें निराश नहीं किया। उसकी बात का जवाब देते हुए मिस्टर कपूर ने कहा, आपने हमसे जो कहा था वह तो छोटी सी बात थी, हम तो आपके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। कहते हैं दोनों बैठकर बातें करने लगे। ऋषिका बस अपने फोन में कुछ देख रही थी। उसे तो लोगों की बातों से कोई मतलब नहीं था, लेकिन रणधीर की नज़र कब से उस पर बनी हुई थी। तभी मिस्टर सिद्धार्थ कपूर का फोन बजा और उन्होंने फोन रिसीव करते हुए कहा, व्हाट पर मैं अभी कैसे आ सकता हूँ? अभी इम्पोर्टेंट मीटिंग में हूँ। ओके आई एम कमिंग, सिद्धार्थ कपूर ने फोन पर कहा और फोन काटकर अपने पॉकेट में रख लिया। मिस्टर व्यास, आप दोनों बातें कीजिए, मुझे अभी किसी काम से एक इम्पोर्टेंट कॉल करनी है, मैं बाहर से करके आता हूँ एंड सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, यू बोथ कंटिन्यू। इतना कहते ही सिद्धार्थ कपूर वहां से बाहर चले गए। उनके जाते ही मिस्टर व्यास खड़े हुए और ऋषिका के एकदम पास जाकर बैठ गए। उन्होंने अपना हाथ उसके थाई पर रखा और बोला, हाउ आर यू मिस कपूर? कितने सालों से आपके बारे में कोई खबर ही नहीं मिल रही थी, कहाँ थी आप? वैसे कि जानकर बहुत बुरा लगा कि अब आप एंटरटेनमेंट सर्कल से बैन हो गई है। खैर अब आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, आफ्टर ऑल हम जो हैं अब आपके साथ। इतना कहते हैं मिस्टर व्यास ने अपने हाथ को उसके गाल पर रखकर बहुत ही गंदे तरीके से सहलाने लगा। उसकी इस हरकत पर ऋषिका ने उसके पैर पर एक जोर से लात मारी और वहां से उठकर दूसरे सोफे पर बैठ गए। उसने सार्कास्टिकली कहा, थैंक यू सो मच मिस्टर व्यास मेरे बारे में इतना सोचने के लिए, बट देयर इज नो नीड टू बी वरी अबाउट मी। और यहाँ आप डिनर करने आए हैं तो डिनर करके चलते बनिए। खैरी मुझे कहने की जरूरत नहीं थी क्योंकि आपको अपनी उम्र अच्छे से याद होगी। ऋषिका ने लगभग मिस्टर व्यास का मजाक उड़ाते हुए कहा तो वह आग बबूला हो गया। उसके पास जाकर उसके हाथ पकड़ने ही वाला था कि तभी उसके फोन पर किसी का फोन आया तो उसने उस फोन को उठाते हुए बालकनी की साइड जगह खड़ा हो गया। दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज आई, उस लड़की को कम मत समझना, बहुत चालाक है, इसीलिए उसकी बातों में मत आना, मैंने वेटर को भेज दिया है तो तुम अपना काम जल्दी करो, रखती हूँ। इतना कहते ही दूसरी तरफ से फोन कट गया कि तभी उसके रूम का दरवाजा खुला और एक वेटर अंदर आया। उसके हाथों में एक कैंडल थी और दूसरे हाथ में प्रीति जिसमें ढेर सारी डिशेस रखी हुई थी। उसने उसे रखा और वहां से चला गया। टू बी कंटिन्यूड थ्रोइंग किसेस। 24 I want to marry you। सिद्धार्थ कपूर के जाते ही मिस्टर व्यास ऋषिका के पास वाली चेयर पर बैठ गए और उससे खाने के लिए कहा तो ऋषिका ने बड़ी ही चालाकी से कहा कि पहले वह खाए तब वह खाएगी। उसकी बात तो मिस्टर व्यास ने कहा ठीक है। तब उसने अपने लिए खाना सर्व किया और एक बाइट खाने के बाद उसको सर्व किया तो उसने भी एक बाइट खा लिया। वहीं पास में रखे कैंडल को मिस्टर व्यास ने जलाया और फिर वॉशरूम का बहाना बनाकर वॉशरूम के अंदर चले गए। मिस्टर व्यास ने जो कैंडल चलाया था उस गार्डन में सबसे खतरनाक एसिटामिनोफेन टाइलेनॉल ड्रग्स था। इंसान की सोचे समझने की शक्ति गायब हो जाती है पहली डोज लेने पर। ऋषिका का हार भी अब ऐसा ही हो रहा था। उस कैंसिल के जलने से जो धुआं निकल रहा था उससे उसके ऊपर नशा हावी हो रहा था, लेकिन फिर भी वह अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। तुम पूरी तरह से जान चुका था और उस कैंडल से निकला धुआं अपना काम भी कर चुका था जो कि ड्रग्स था। ऋषिका की आंखें लाल हो चुकी थी। वह अब पूरी तरह से ड्रग्स के आगोश में आ चुकी थी। उसे अब विश्वास हो गया था ये रणधीर उसे पाने के लिए कर रहा है। वह सोफे से उठी और अपनी लड़खड़ाती हुई कदमों से दरवाजा के तरफ गई कि तभी अचानक किसी ने पीछे से उसके हाथ पकड़ लिया और पीछे की तरफ खींच लिया। ऋषिका को अच्छे से पता था कि यह कौन है। उसने हिम्मत जुटाकर उस आदमी को धक्का दिया और आगे बढ़ने ही वाली थी कि तभी खींचकर थप्पड़ लगा दिया और उसके होठों के पास जाने लगा। ऋषिका ने हाई डोज लिया था इसलिए उसे अब सब धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था।
रणधीर उसे किस करने वाला था ऋषिका में उसके गाल पर एक जोरदार चांटा मार दिया तो रणधीर गुस्से में आग बबूला होते हुए उसके बालों को खींचकर अपने हाथों में पकड़ लिया और अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम जैसी लड़कियों को तो मैं अच्छे से जानता हूँ, जितनी खूबसूरत होती हो उतनी ही कैरेक्टरलेस भी होती हो, न जाने कितने लोगों के साथ सो चुकी हो, और आज जब मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ देने के लिए कह रहा हूँ तो तुम मुझे भाव नहीं खा रही हो। तुम्हारी अकड़ तो आज मैं निकालूंगा, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि तुम अभी भी वर्जिन हो, और आज बहुत खुश हूँ कि जिसे हर आदमी पाना चाहता है, जिसके साथ सोना चाहता है, आज मैं उसके साथ सोने जा रहा हूँ। आज मैं एशिया की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ सोने जा रहा हूँ। आई एम सो हैप्पी। वो उसके शर्ट के स्लीव्स को फाड़ देता है और उसे बेड पर गिरा देता है कि तभी ऋषिका ने अपने जीन्स के पॉकेट में से एक नाइफ निकाली और उसके पेट पर चला दिया। रणधीर के मुंह से एक आह निकल गई। उससे अपने पेट में बहुत दर्द महसूस हो रहा था। जब से पेट की तरफ देखा तो उसके पेट से खून निकल रहा था। ऋषिका ने उसे अपनी पूरी ताकत जुटाकर धक्का दिया और दरवाजे को खोलकर बाहर निकल गई। रणधीर ने उसका पीछा तब पर भी नहीं छोड़ा, वह भी उसके पीछे चल पड़ा। वो उसे पकड़ने ही वाला था कि तभी उसे ढेर सारे बॉडीगार्ड ने घेर लिया और सेवा से लेकर चले गए। वही ऋषिका को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसके ऊपर ड्रग्स का असर बढ़ता ही जा रहा था। वो बस अपने कार की तरफ जाने वाली थी। वो चल नहीं पा रही थी, जिस वजह से उसने एक कदम आगे बढ़ाए कि तभी वो लड़खड़ाकर गिरने की वाली थी कि तभी जो मजबूत हाथों ने उसे संभाल लिया। डॉट 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 डॉट। उसे जब अपना सर ऊपर उठाया तो उसे उस आदमी का चेहरा तो नहीं देख रहा था ड्रग्स की वजह से, पर उसकी फीचर्स देखकर वह बता सकती थी कि यह कौन है। उस लड़के ने उसे सहारा देते हुए अपनी कार की तरफ ले गया और उसे उसमें बैठा दिया और खुद जाकर के ड्राइवर सीट पर बैठ गया। वह कोई और नहीं बल्कि अद्विक ही था। अद्विक जब कार स्टार्ट करने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र ऋषिका की शर्ट पर गई, जो कि आधी फट चुकी थी, जिससे सिर्फ उसका चेस्ट छुपाया था, बाकी उसकी पतली सी कमर दिख रही थी। तो उसने अपना ब्लेजर निकालकर उसे पहना दिया और कार स्टार्ट कर दी। वह लोग कुछ ही दूर पर गए थे कि तभी उसने देखा कि ऋषिका अपने हाथ में लिए हुए बैग में से कुछ ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए वह एक एक चीज निकाल कर देख रही थी और हंस रही थी। मिल गई। Bloody useless people, what they think that they can win from me। उन्हें क्या पता जिस खेल में वह आ जाए है, उस खेल की मैं पुरानी खिलाड़ी हूँ। ओहो, अब तुम कहाँ चले गए? ऋषिका अपने आप से बातें कर रही थी, जिसे देखकर अद्वैत के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। अभी नहीं समझ पा रहा था कि ढूंढ जा रहे हैं कि तभी उसके कानों में आवाज आई, मिल गई। डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। इतना कहते हैं ऋषिका ने एक बॉक्स निकाला जो कि आइस क्यूब से भरा हुआ था। छोटी सी बोतल निकाली और एक इंजेक्शन निकाला और उसे देखने लगी। उसे देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गया और वो रोने लगी। उसकी इस हरकत पर अद्वैत उसकी तरफ देखने लगा, हालांकि उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, क्योंकि मैं जान गया था कि वह ऐसा क्यों कर रही है। उसने कार रोकी और उसके हाथ से वह दवा लेकर इंजेक्शन में भरकर उसे लगा दिया, जिससे ऋषिका की आंख निकल गई। अकदू सदू, कितने गंदे हो आप, ऐसे कोई करता है भला? आपको छोटे से बच्चे भी नहीं दिखती हैं? कोई इतनी बेरहमी से इंजेक्शन लगाता है, गंदे कहीं के। ऋषिका ने इतना कहा तो अद्वैत अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरे से उसकी तरफ झुका तो ऋषिका ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, प्लीज डोंट किस मी। व्हाट? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें किस करूं? अद्वैत की बात सुनकर ऋषिका ने हड़बड़ाते हुए अपनी आंखें खोली और जो सामने देखो तो अद्वैत बस उसे देखे जा रहा था। ऑफिस जब अपने आप को देखा तब उसे एहसास हुआ कि वह तो सिर्फ उसे सीट बेल्ट लगा रहा था और उसने क्या समझ लिया, अब तो उसका चेहरा और भी साथ में लाल पड़ चुका था। If you want then I can kiss you। अद्वैत ने ऋषिका की हालत देखकर उसको और परेशान करने के लिए शरारती ढंग से कहा तो ऋषिका ने अपना चेहरा खिड़की की तरफ करते हुए कहा, आई एम सॉरी, वह गलती से हु इज दी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। कोई बात नहीं, पर अगर तुम चाहो तो। अद्भुत ने इतना ही बोला था कि ऋषिका ने उसके बाद बीच में काटते हुए एकदम हड़बड़ाते हुए कहा, नो डॉट 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 नो नो आई डोंट नीड एनीथिंग। ओके, अद्वैत ने कहा और फिर सामने की तरफ देखने लगा। लगभग 5 मिनट दे चुके थे। कार में एकदम शांति थी, जो कि ऋषिका को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। जब से कंट्रोलर हुआ तो उसने बोल ही दिया,
वैसे थैंक यू सो मच, आपने 2 बार मेरी हेल्प की, उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर कभी आपको कभी किसी फेवर की जरूरत हो तो मुझसे जरूर कहेगा, क्योंकि मुझे किसी का एहसान लेना पसंद नहीं, ऋषिका ने अद्विक की तरफ देखकर कहा। नो इट्स ओके, इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात, वैसे भी मैं बिजनेसमैन, तुम्हें बिजनेस के बारे में ही ज्यादा जानता हूँ। जैसा कि आपने कहा कि मुझे कभी आपकी जरूरत हो तो मैं आपसे कह सकता हूँ, तो क्या मैं कुछ बोलूँ? उद्धरण चिन्ह। अद्विक ने ऋषिका की तरफ देखते हुए कहा तो ऋषिका ने कहा, आपने मेरी हरकत में तो आपकी हेल्प कर सकती हूँ। आई वॉन्ट टू मैरी यू। अद्विक की बात सुनकर ऋषिका को खांसी आने लगी। दम हैरान हो गई थी, उसका पूरा चेहरा तो पहले से ही लाल था, वह और भी ज्यादा टमाटर की तरह लाल हो गया। उसने हैरानी से अद्विक की तरफ देखा, मानो कि उससे पूछ रही थी कि क्या वह फिर से कह सकता है या फिर कहीं उसने गलत न सुन लिया हो। आई हैव अ प्रपोजल फॉर यू, विल यू मैरी मी? अद्विक ने ऋषिका का रिएक्शन देखते हुए अपनी बात को फिर से रिपीट किया, तो इस बार ऋषिका का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया और वो उसे आंखें फाड़े देखने लगी। कैसा लगा आज का सरप्राइज एक साथ 10 चैप्टर्स? टू आप लोग का शोना, आप लोग इतने दिनों से मुझसे कह रहा है द 2 पार्ट अपलोड करने के लिए, इसलिए आज मेन 3 पार्ट अपलोड कर दी, क्योंकि आज मेरा पास टाइम था। तो गाइस प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा, और इस बार ज्यादा से ज्यादा कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। और जब भी मुझे ज्यादा टाइम मिलेगा मैं आप लोगों को ऐसी सरप्राइज देती रहूंगी। बाय, टेक केयर एवरीवन, कीप कमेंटिंग, लाइकिंग एंड रीडिंग। टू बी कंटिन्यूड, थ्रोइंग किसेस। चैट 25 बिकॉज आई लाइक यू, आई वॉन्ट टू मैरी यू। अद्विक की बात सुनकर ऋषिका को खांसी आने लगी। दम हैरान हो गई थी, उसका पूरा चेहरा तो पहले से ही लाल था, वह और भी ज्यादा टमाटर की तरह लाल हो गया। उसने हैरानी से अद्विक की तरफ देखा, मानो कि उससे पूछ रही थी कि क्या वह फिर से कह सकता है या फिर कहीं उसने गलत न सुन लिया हो। आई हैव अ प्रपोजल फॉर यू, विल यू मैरी मी? अद्विक ने ऋषिका का रिएक्शन देखते हुए अपनी बात को फिर से रिपीट किया, तो इस बार ऋषिका का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया और वो उसे आंखें फाड़े देखने लगी। उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि अद्विक ने उससे क्या कहा। वही ऋषिका का रिएक्शन देखकर अद्विक ने कार रोककर रोड के राइट साइड लगा दी और ऋषिका को देखने लगा, हालांकि उसका चेहरा अभी भी एक्सप्रेशन लेस था। वही ऋषिका अपने मन ही मन में बोली, वांट टू मैरी मी? क्या इन्हें मेरे बारे में नहीं पता, और इनको मैं इनके कैपेबल कैसे लगी? इनके जैसा रिच और पावरफुल इंसान को मुझसे शादी क्यों करनी है? इन्हें तो बहुत ही अमीर घर की लड़कियां मिल जाएंगे, बिल्कुल हाई सोसाइटी वाली, पर ना ही मेरे पास नाम है न करियर। तो फिर 1 मिनट, मुझे सब कुछ गलत सुनाई दिया, मैं घर फिर से पूछ लेती हूँ। नहीं, ऐसे तीसरी बार कुछ अच्छा नहीं होगा, मैं क्या करूँ? ऋषिका के चेहरे पर आते जाते भाव को देखकर अद्विक अच्छे से समझ रहा था कि वह क्या सोच रही है, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। वह तो ऋषिका के बोलने का वेट कर रहा था कि तभी उसकी कानों में आवाज आई, वाह। ऋषिका अपने शर्म से पड़े लाल चेहरे को नीचे झुकाए हुए कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो सिर्फ हकलाने के सिवा कुछ नहीं बोल पा रही थी। उसकी हालत देखकर अद्विक ने कहा, क्या आप ठीक है? कहीं ड्रग्स का असर तो नहीं हो रहा ना? क्या हम हॉस्पिटल चले? अद्विक को अपनी इतना फिक्र करते देख ऋषिका की आंखें नम हो गई, लेकिन उसे अपनी आंखों की नमी उसके सामने नहीं आने दी। वह तो अपने आंसुओं को छुपाने में माहिर थी। आखिर इतने सालों से उसे मिला है क्या था शिवा आंसुओं और दर्द के? इतने सालों से उसे उसके अपनों ने ही नहीं पूछा, और आज एक लड़का जिसे वह 1 दिन पहले ही मिली थी वो उसकी अपनी परवाह कर रहा था। उसने अपना सर झटका और आप लाते हुए बोलने की फिर से कोशिश की, और आखिर में वह कुछ बोलने में कामयाब रही। उसने कहा, नो आई एम फाइन। अभी कुछ देर पहले आपने जो इंजेक्शन मुझे लगाई थी वो एंटीडोट ही था, और वैसे भी मैं एक इतना बोलते ही बस चुप हो गई। तो उसकी बात कंप्लीट करते हुए अद्विक ने कहा कि आप एक डॉक्टर है, और एक डॉक्टर को अच्छे से पता होता है कि उसे कब क्या लेना है। उसने अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरे से कहा, जो कि उसने कब से बरकरार की हुई थी। हम
हाँ, मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन उसने अपने आप से सवाल करते हुए अद्विक से कहा, फिर बाद में अपने शब्द को सुधारते हुए बोली, पर आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? आपको तो और भी लड़कियाँ मिल जाएंगी। तो बस आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? ऋषिका ने किसी छोटे से बच्चे की तरह मासूम सा चेहरा बनाते हुए अपनी पलकों को झपकाते हुए बोली। उसकी बात सुनकर अद्विक ने उसके मासूम से चेहरे को छूते हुए और उसके पतली कमर को अपने हाथों से पकड़ते हुए कहा, ऋषिका, लेट्स गेट मैरिड। उसकी बात सुनकर ऋषिका ने अपनी पलकों को 2 बार झुकाया, जैसे पूछना चाहती हो कि कहीं वह कोई सपना तो नहीं देख रही है। क्यों? तुम मुझसे ही शादी क्यों करना चाहते हो? ऋषिका ने हकलाते हुए अद्विक से पूछा। शादी का तो मतलब ही यही है ना कि सही समय पर सही इंसान का मिल जाना। ऋषिका, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मुझे वाइफ की जरूरत है, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हें भी एक हस्बैंड की जरूरत है जिस पर तुम डिपेंडेंट रह सको, जो तुम्हारे साथ रहे हमेशा, जो तुम्हें प्रोटेक्ट करे ताकि तुम्हें कभी अकेले न रहना पड़े। एंड आई नो यू हैव अ गुड फीलिंग एंड सॉफ्ट कॉर्नर फॉर मी। हम हमारी खुद की छोटी फैमिली शुरू कर सकते हैं। अद्विक ने उसके गाल को सहलाते हुए प्यार से कहा। अद्विक आंखों में एक अलग ही चमक थी जो कि उसकी पर्सनैलिटी को बहुत ही बढ़ा रही थी। उसकी आंखें जितनी खूबसूरत थी उतनी ही डेंजरस थी। इतना हैंडसम चेहरा, एलिगेंट मूवमेंट, ग्रेट पर्सनैलिटी और सेल्फ कंट्रोल, ये लड़का बहुत ही अट्रैक्टिव था। ऋषिका यह मान गई थी कि वो उसके टाइप का था, लेकिन ऋषिका ने अपना सर ना में हिलाया और कहा, नो वे, हम इतने कम समय से एक दूसरे को जानते हैं। मैं अभी तक तुम्हें अच्छे से जानती तक नहीं हूँ, इसलिए मैं अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। माई लाइफ इज द मैश। शायद आगे जाकर तुम मुझसे शादी करने से रिग्रेट करो। मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ जितना तुम मुझे सोचते हो। अद्विक ने ऋषिका के बालों को सहलाया और आराम से कहा, तुम ऐसी हो। How great do you want me to imagine you to be? उसने उसे चढ़ाते हुए कहा था, जिसे सुनकर ऋषिका एकदम चिढ़ गई। उसने अद्विक के कंधों को पुश करते हुए कहा, तो फिर तुम मुझसे शादी करने की बात क्यों कर रहे हो? अद्विक ने ऋषिका को फिर से अपनी बाहों में खींच लिया और उसके चेहरे को किस करते हुए बोला, लेकिन ऋषिका, जिसे मैं पसंद करता हूँ और जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ वह सिर्फ तुम हो, और इसलिए यहाँ कोई और बात सोचने का सवाल ही नहीं बनता है। ऋषिका के दिल को अद्विक की कही हुई बात छू गई। अद्विक की बाहों में उसे सुकून और सिक्योरिटी महसूस हो रही थी। उसे आराम मिल रहा था, यहाँ तक कि अभी जब उसने उसके चेहरे पर किस किया तो उसमें उसके दिल की साफ फीलिंग मौजूद थी। वो उसे ऐसे ट्रीट कर रहा था जैसे कि वह कोई कीमती खजाना हो। आखिर ऋषिका को इतना अच्छा लड़का कैसे मिल गया? उसे बहुत खुशी महसूस हुई। अद्विक के हर एक क्षण से उसे प्यार और फिक्र का एहसास हुआ। उसे लगा कि कोई लड़की ऐसे इंसान को ना कह ही नहीं सकती है। ऋषिका को ये भी पता था कि जितनी जल्दी अद्विक को उसके बारे में पता चलेगा तो उतनी जल्दी वो उसे नापसंद करने लगेगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वो उसे उससे भी ज्यादा अच्छी तरीके से जानता है। मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, ऋषिका ने अद्विक की बाहों में उसके शर्ट को खींचते हुए कहा। तो अद्विक ने उसे कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हें समय चाहिए, आई कैन वेट, पर ये तो याद रखना कि मैं अब 28 साल का हो चुका हूँ और मैं बस दूसरे लोगों के लिए अनकम्प्लीट हूँ, पर तुम्हारे लिए मैं पूरा कंप्लीट और हेल्थी हूँ, तो अब मुझसे और वेट नहीं हो पाएगा। ... अद्विक के बातों का मतलब ऋषिका समझ चुकी थी। उसका चेहरा और भी ज्यादा लाल हो गया। उसने अपने चेहरे को अद्विक के सीने में छुपा लिया, जिसे देखकर अद्विक के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान उभर आई। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं ऑलरेडी एंगेज्ड हूँ और मेरा एक फियांसे है, तो तुम क्या करोगे? अब तुम्हारा क्या जवाब है? ऋषिका ने अद्विक के सीने से लगे हुए अपने सर को उसके चेहरे की तरफ उठाकर उसको देखते हुए पूछा। अद्विक का चेहरा अभी भी एक्सप्रेशन लेस ही था। उसने ऋषिका के सवाल का जवाब देते हुए कहा, आई विल किल हिम इफ समवन ट्राइज टू टेक यू अवे फ्रॉम मी। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था का आंसर मैंने तुम्हें सिंपल वे में दिया। अगर तुमने मुझसे शादी करने के लिए हाँ कह दी, तब तुम्हें कोई भी मुझसे जुदा नहीं कर सकता, क्योंकि तब तुम सिर्फ मेरी रहोगी, सिर्फ मेरी, और जो मेरा है उसे मुझसे कोई छीन नहीं सकता। ये बोलते वक्त अद्विक का चेहरा एक्सप्रेशंस था जैसे कि वह कोई सिंपल सी बात कर रहा हो। उसका हर एक मूवमेंट देखकर ऋषिका हैरान होती जा रही थी।
वही अद्विक ने कार स्टार्ट की और रोड की तरफ कर ली। कहाँ जाना है? अद्विक ने ऋषिका की तरफ प्यार से देखते हुए पूछा तो ऋषिका का चेहरा शर्म के मारे एकदम लाल हो गया, बिल्कुल किसी पके हुए टमाटर की तरह। उसने हल्की आवाज में जवाब दिया, मित्तल मेंशन। ऋषिका ने बस इतना ही कहा तो अद्विक ने अपना सर हाँ में हिलाया। लगभग 10 मिनट बाद अद्विक ने कार रोक दी तो ऋषिका ने देखा कि वो मेंशन पहुंच चुकी है। उसने अद्विक की तरफ देखते हुए कहा, थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए, एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी द ब्लेजर। ऋषिका ने अपनी खूबसूरत से चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, जो किसी तीर के कमानन की तरह सीधा जाकर अद्विक के दिल पर लगा। ऋषिका ने कार का डोर ओपन किया और अपने कदम बढ़ाए थे कि तभी वह अद्विक के रिएक्शन से एकदम चौंक गई। उसकी आंखें हैरानी के मारे फटी की फटी रह गई। To be continued smiling face. Cha 26 EBA competition. मित्तल मेंशन। ऋषिका ने बस इतना ही कहा तो अद्विक ने अपना सर हाँ में हिलाया। लगभग 10 मिनट बाद अद्विक ने कार रोक दी तो ऋषिका ने देखा कि वो मेंशन पहुंच चुकी है। उसने अद्विक की तरफ देखते हुए कहा, थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए, एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी द ब्लेजर। ऋषिका ने अपनी खूबसूरत से चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, जो किसी तीर के कमानन की तरह सीधा जाकर अद्विक के दिल पर लगा। ऋषिका ने कार का डोर ओपन किया और अपने कदम बढ़ाए थे कि तभी वह अद्विक के रिएक्शन से एकदम चौंक गई। उसकी आंखें हैरानी के मारे फटी की फटी रह गई। ऋषिका ने जैसे ही अपनी कदम बाहर की तरफ बढ़ाए, अद्विक ने ऋषिका को उसके कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए अपने सीने से लगा लिया। उसकी इस हरकत से ऋषिका ने हैरानी से अपना सर ऊपर उठाकर देखा तो अद्विक की नजर ऋषिका के गुलाबी होठों पर चली गई। उसने बिना देरी किए उसके होठों को अपने होठों के गिरफ्त में कैद कर लिया। वो उसको पैशनेटली किस करने लगा। उसके ऐसे अचानक किस करने से ऋषिका तो पहले हैरान रह गई, लेकिन कुछ सेकंड बाद वो उसका साथ देने लगी। उसके हाथ अद्विक के बालों में चल रहे थे। उन लोगों का केस काफी टीम और पैशनेट होते जा रहा था। अद्विक की उंगलियां ऋषिका की कमर पर चल रही थी। वो लोग काफी देर तक किस करते रहे जब अद्विक को यह एहसास हुआ कि ऋषिका की सांस उखड़ने लगी है तो उसने किस करना बंद कर दिया। और जब उसने ऋषिका का चेहरा देखा तो वह अपनी सांस को कंट्रोल करने में लगी हुई थी। उसका चेहरा एकदम किसी पके हुए टमाटर की तरह लाल हो गया था। वह उससे नजरें चुरा रही थी। जैसे ही अद्विक ने उसे किस करना बंद किया तो उसने अपने हाथों की मुट्ठी बांधी और उसको धक्का देते हुए कार से बाहर निकल गई। उसकी इस हरकत पर अद्विक मुस्कुरा दिया। उसने अपने होठों से खून को साफ किया और मुस्कुराते हुए वहां से निकल गया। वही ऋषिका अपनी सांसें कंट्रोल करते हुए अंदर गई और तुरंत अपने रूम की तरफ बढ़ गई। तुम्हें पहुंचते ही उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और मिरर के सामने खड़ी हो गई। उसने अपने टमाटर के जैसे लाल चेहरे को देखा तो उसकी नजर अपने होठों पर चली गई। उसने देखा कि उसके होठों के किनारे से खून निकल रहे थे। उसने अपनी होठों को अपनी उंगलियों से छुआ और शर्माते हुए बाथरूम में चली गई। वो शावर के नीचे खड़ी थी। उसके सामने कार में हुई बातें और उनकी रोमांटिक सीन्स चल रहे थे। आज पहली बार उसकी बाहों में थी। इतने सालों बाद उसे एक सुकून और सिक्योरिटी महसूस हुआ था, वह भी किसी लड़की के बाहों में। आज तक उसको जितने भी लोगों ने छुआ था हमेशा हवसीपन से ही छुआ था, लेकिन आज उसे की बाहों में सिर्फ सुकून और शांति मिली। ऋषिका को अद्विक में बिल्कुल भी उसे पाने की डिजायर और हवस नहीं महसूस हुई, बल्कि उसे अपने लिए अद्विक की नजरों में प्यार और सम्मान महसूस हुआ। अरे यार रीत, ओपन द डोर, क्या कर रही हो तुम अंदर? कब से मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मेरे रूम में आओ जल्दी, मुझे कुछ काम है तुमसे। इतना कहते ही रूही वहाँ से चली गई। वही जब ऋषिका के कान में रूही की आवाज आई तो वह अपनी दुनिया से वापस आई और जल्दी से अपने कपड़े पहनकर रूही के कमरे की तरफ बढ़ गई। हाँ रूही, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह। ऋषिका ने अंदर आते हुए कहा तो उसकी बात सुनकर रूही ने जवाब दिया, ओ मैडम, आजकल चल क्या रहा है? बड़ी इश्क विश्क हो रहे हैं और हमें तो कुछ पता ही नहीं। क्या जमाना आ गया है, लोग अपने प्यार के आगे दोस्त को भी भूल जा रहे। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी रीत। रूही की बात सुनकर ऋषिका को अद्विक की याद आ गई और फिर उसे कार का सीन भी याद आ गया, जिसके कारण उसका चेहरा पूरा लाल हो गया।
ओहो देखो तो मैडम को एक बार नाम लिया नहीं कि इनका शर्माना चालू। चल अब बता मुझे क्या बात हुई आज। रूही ने ऋषिका के लाल चेहरे को देखते हुए दूसरा सवाल पूछा तो ऋषिका हकलाते हुए बोली, वाह डॉट 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 वे वो अरे क्या वाह वे वो लगा रखा है। चलो अब सीधे सीधे बताओ, इतना शर्माने की जरूरत नहीं है और मुझे पता है हुआ तो कुछ भी नहीं होगा जैसे कि तुम हो। रूही की बात सुनकर ऋषिका ने उसे क्लब से लेकर आज घर छोड़ने तक की सारी बातें एक एक करके बता दी। जैसे जैसे वह बता रही थी वैसे वैसे रूही के चेहरे का एक्सप्रेशन बदलते जा रहा था। अंत में जब ऋषिका ने अपनी बात खत्म की तो रूही ने उसकी तरफ देखते हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर उससे कहा, धन्य हो माता। वाह नहीं वाह बहुत बढ़िया, इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे अब बता रही हो। सच में तुम मुझे भूल गई हो रीत, अब तो मैं तुम्हारी कुछ लगती भी नहीं कि तुम मुझसे अपनी बातें तक शेयर करो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस आ ही रही थी तुम्हारे पास। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अब मेरी जिंदगी में मुझे सलाह देने वाला सिर्फ तुम ही हो, इसीलिए मैं तुमसे बात करने आने वाली थी लेकिन उससे पहले ही तुमने कह दिया। पर ट्रस्ट मी रूही, आई डोंट वांट टू हर्ट यू। मैं सच में तुम्हारे पास आने ही वाली थी। डॉट 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 अरे बस करो यार, मैं समझ गई, मैं तो बस मजाक कर रही थी और तुम तो सीरियस हो गई। और रही बात इस प्रॉब्लम का तो इसका बहुत ही सिंपल सा सलूशन है। अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो तुम्हें ये सलूशन फॉलो करना ही पड़ेगा। और वह क्या है? ऋषिका ने पूछा तो रूही ने कहा, हाँ डॉट 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 और क्या? पर यूं ही मैं उनसे हाँ कैसे कह दूं? मैं तो उन्हें जानती तक नहीं और ना ही हम दोनों पहले कभी एक दूसरे से मिले हैं, तो ऐसे में शादी आई डोंट थिंक कि यह सही होगा। और तुमने इतनी जल्दी हाँ कैसे कह दी? आखिर तुम सोच क्या रही हो? डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह डॉट देखो रीत, 3 साल से एक इंसान को हम लोग अच्छे से जानते हुए भी पहचान नहीं पाए, तो क्यों ना हम एक बार अद्विक पर भरोसा करके देख ले। और जहाँ तक मैंने तुम्हारी बातें सुनी है, आई एम 100% श्योर दैट ही लव्स यू। और तो और वह कोई मामूली इंसान नहीं है, वह तुम्हें अच्छे से जानता है, तभी तो उसने तुमसे शादी की बात कही है। डॉट डॉट अल्पविराम हाँ रूही, पर फिर भी मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। एक तरफ दिल कहता है कि हाँ कह दो, रूही का चेहरा फ्लश्ड, दूसरी तरफ दिमाग कहता है कि इस बार भी तुम्हें धोखा ही मिलेगा। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रिलैक्स, डोंट थिंक टू मच। और वैसे भी उससे तुम्हारे कहने पर तुम्हें टाइम दे दिया है, तो तुम आराम से सोचो, क्योंकि यह लाइफ तुम्हारी है और तुम्हें ही डिसाइड करना है कि तुम किसके साथ रहना चाहती हो। पर यह याद रखना, मुझे तो अद्विक तुम्हारे लिए एकदम सही पार्टनर लगता है, बाकी तुम्हारी मर्जी। अच्छा ये सब छोड़ रूही, एक और प्रॉब्लम है, प्लीज यार मेरी हेल्प कर दे वरना मैं अपना सब कुछ खो दूंगी। ऋषिका की बात को सुनकर रूही ने परेशान होते हुए कहा, क्या हुआ यार, बोलो ना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, बताओ ना क्या प्रॉब्लम है। डॉट डॉट प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह वो अथर्व के ऑपरेशन के लिए 25 लाख रुपए चाहिए, मेरे पास तो 20 लाख रुपए है, पर 5 लाख और चाहिए। उसके लिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए कोई अच्छा सा रोल ढूंढ दो। आई नो कि इतनी जल्दी से पैसों का इंतजाम नहीं हो पाएगा, पर फिर भी रूही ट्राई करो यार कहीं पर भी, मैं अपने भाई को खोना नहीं चाहती। ऋषिका ने कहा तो रूही बोली, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, तुम डैड से ले लो ना। रूही ने जब ऋषिका की तरफ देखा तो वह रूही को गुस्से में घूम रही थी। रूही ने बात बदलते हुए कहा, यार इतनी जल्दी तो पॉसिबल नहीं है। फिर कुछ सोचते हुए, हाँ याद आया, आज ही अनाउंसमेंट हुई है कि परसों से इंटरनेशनल बेस्ट एक्ट्रेसेस का कंपटीशन है और इसमें जीतने वाले की प्राइस 5 लाख रुपए है। अगर तुम चाहो तो फॉर्म भर सकती हो, मेरे पास फॉर्म भी है। हाँ ये रास्ता बिल्कुल ठीक होगा, पर एक प्रॉब्लम है। क्या? कौन सी प्रॉब्लम? वह मैंने सुना है कि इस कंपटीशन में माया भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, और जहां माया है वहां पर आहान का होना तो लाजमी है, तो क्या तुम कंपटीशन में कंसंट्रेट कर पाओगी? और क्या तुम्हें पता है इस कंपटीशन की जज कौन है? डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह रूही ने ऋषिका की तरफ देखते हुए उससे पूछा तो ऋषिका ने कहा, आने दो माया को, अब मैं पीछे नहीं हटने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे कंपटीशन जीतना ही है, अपने लिए नहीं बल्कि अपने भाई के लिए। और आई थिंक इस कंपटीशन में 5 जजेस होते हैं और टू बी कंटिन्यूड स्माइल।
कैप्चर 27 आई लव यू आहन। हाँ याद आया, आज ही अनाउंसमेंट हुई है कि परसों से इंटरनेशनल बेस्ट एक्ट्रेसेस का कंपटीशन है और इसमें जीतने वाले की प्राइस 5 लाख रुपए है। अगर तुम चाहो तो फॉर्म भर सकती हो, मेरे पास फॉर्म भी है। हाँ ये रास्ता बिल्कुल ठीक होगा, पर एक प्रॉब्लम है। क्या? कौन सी प्रॉब्लम? वह मैंने सुना है कि इस कंपटीशन में माया भी पार्टिसिपेट कर रही है, और जहां माया है वहां पर आहान का होना तो लाजमी है। तो क्या तुम कंपटीशन में कंसंट्रेट कर पाओगी? और क्या तुम्हें पता है इस कंपटीशन की जज कौन है? ... प्रश्नवाचक चिन्ह। रूही ने ऋषिका की तरफ देखते हुए उससे पूछा तो ऋषिका ने कहा, आने दो माया को, अब मैं पीछे नहीं हटने वाली। चाहे कुछ भी हो जाए मुझे कंपटीशन जीतना ही है, अपने लिए नहीं बल्कि अपने भाई के लिए। और आई थिंक इस कंपटीशन में 5 जजेस होते हैं और मेरे हिसाब से इस बार तो ओ माय गॉड रूही, आई एम सो एक्साइटेड। वाव, मैं अपनी आइडियल से मिलने वाली हूँ, जिनसे मिलने का सपना मैं इतने दिनों से देख रही थी। आखिरकार वह पूरा होने जा रहा है। मैं डांसिंग एंड सिंगिंग हुई रोहिणी सिंह एंड गायत्री सिंह से मिलने वाली। रूही बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, ने रूही को अपने साथ डांस करते हुए खुशी से बोला। वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा खुश थी, जिसे देखकर रूही भी मुस्कुरा रही थी। अच्छा ठीक है, चल अब इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं है, जाओ जाकर आराम कर लो। कल हमें चलना है फॉर्म देने, और अगर तुम कल सेलेक्ट हो गई तो यू आर वेलकम टू द फर्स्ट राउंड ऑफ द कंपटीशन। वैसे भी मुझे पूरा यकीन है कि तुम ही जीतोगी इस कंपटीशन में। रूही ने ऋषिका को अपने कमरे से बाहर करते हुए कहा तो ऋषिका भी अपना सर खुशी से हिलाते हुए वहां से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। दूसरी तरफ सी इज सो डिस्गस्टिंग। मुझे नहीं पता था कि वो इतनी बेशर्म लड़की है कि एक 35 साल के आदमी के साथ डेट पर जाने के लिए मान गई, वह भी सिर्फ पैसों के लिए। मैं ही पागल था जो उसे पसंद करता था, वह तो दूसरों के पैसों के पीछे पड़ी रहती है। आई जस्ट हेट हर। और तुम्हें देखो, तुम कितनी समझदार और खूबसूरत हो। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त मिला, आहान ने माया का हाथ पकड़ते हुए कहा तो माया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, छोड़ो भी अब आहान, मुझे नहीं पता था कि ऋषिका दी इतना नीचे गिर जाएंगी कि वह 35 साल के आदमी के साथ। मुझसे तो आगे बोला ही नहीं जा रहा। अच्छा वह तुमने उनसे ब्रेकअप कर लिया, वरना तुम्हारी रेपुटेशन का क्या होता है जो तुमने इतनी मेहनत से कमाई है। माया की बात सुनकर आहान ने उसके हाथों पर किस करते हुए कहा, तुम कितनी अच्छी हो माया, मेरा हर कदम पर साथ देती हो। मेरे कुछ कहे बिना ही तुम मेरी सारी बातें समझ जाती हो। और एक वह है जिससे मैंने प्यार किया और उसने आज तक मुझे एक किस तक नहीं दिया। मैंने भी उसका फायदा उठाई इन 3 सालों से। आखिर हमारी पॉपुलैरिटी तो उसी की वजह से बढ़ी है ना। आहान ने माया का हाथ पकड़ते हुए कहा तो माया बोली, हाँ अगर मैं तुमसे कुछ कहूँ तो तुम गुस्सा तो नहीं होगे ना। आहान ने माया की बात सुनकर कहा, नहीं नहीं माया, मैं बिल्कुल भी तुमसे नाराज नहीं होऊंगा, और मुझे भी तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। पहले तुम बोलो फिर मैं बताऊंगा। इस वक्त आहान की आंखों में एक अलग ही इमोशन थी। उसी बात सुनकर माया ने अपने आंखों में बेशुमार प्यार लिए हुए कहा, वाह ... वो आई लव यू आहान, आज से नहीं बल्कि पिछले 4 सालों से मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। मैंने पहले तुमसे इसलिए नहीं कहा क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मेरी वजह से मेरी दीदी की लाइफ खराब हो जाए और सबको ये लगे कि मैंने अपनी दीदी की सारी खुशियाँ छीन ली। आई रियली लव यू आहान, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। इतना कहते ही माया रोने लगी तो आहान उसके पास आया और उसे अपने गले से लगाकर चुप कराते हुए बोला, ओह पागल, इसमें रोने वाली कौन सी बात है, यही बात तो मैं भी तुमसे आज कहने वाला था। डेट आई लव यू नोट ऋषिका, और मैंने इन 3 सालों में जितने भी नाम और पैसे कमाए सिर्फ तुम्हारे और अपने लिए। और अब बस तुम देखते जाओ कि मैं कैसे उसका बेइज्जती करता हूँ पूरी दुनिया के सामने। और मुझे ये खबर मिली है कि वो भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली है, तो इससे अच्छा मौका और क्या होगा हमारे लिए उसे दुनिया की नजरों में गिराने का। इतना कहते ही आहान ने माया की तरफ देखा तो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। माया मुस्कुरा ही रही थी कि तभी आहान ने उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त में कर लिया और दोनों उस एहसास में कहीं गुम से हो गए। ऋषिका रूही के कमरे से निकलकर अपने कमरे में गई तो उसने देखा कि उसके फोन में किसी का मैसेज आ रहा है।
वो अपने फोन के पास गए जो कि टेबल पर रखा हुआ था और उठाकर देखा तो कोई अननोन नंबर था, लेकिन उसे पहचानने में जरा भी देर न लगी कि किसका नंबर है। उसने देखा कि मैसेज में लिखा हुआ है, आई नो दैट यू आर डॉक्टर। तब पर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैंने मेंशन के बाहर कुरियर भिजवाया है, उसमें एंटीडोट होगा, ले लेना। आई नो कि तुमने सेकंड और अभी नहीं लिया होगा, सो गो नाउ एंड टेक इट फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द डोर। अद्वैत के द्वारा भेजे गए मैसेज को देखकर ऋषिका की आंखें नम हो गई। उसने तुरंत ही अपने रूम का दरवाजा ओपन किया और नीचे चली गई। वह जैसे ही हॉल में पहुंची ठीक उसी टाइम डोरबेल रिंग किया। उसने जल्दी से डोर ओपन किया तो शाम में एक डिलीवरी बॉय था। उसने अपने हाथ में लिया हुआ बॉक्स उसको देते हुए गुड्डे बोला वहां से चला गया। वो बॉक्स लेते ही ऋषिका अपने कमरे में चली गई और उससे जब बॉक्स ओपन किया तो उसमें वही सेकंड एंटीडोट था जिसे अद्वैत ने लेने के लिए कहा था। उसने रोते हुए उस एंटीडोट को देखा और फिर खुद से ही कहा, मॉम देख रही है ना आप, आज पहली बार किसी ने मेरी इतनी केयर की है, वह भी अपना ना होकर। अपनों ने तो मुझे ठुकरा दिया, पर आज एक गैर ने मुझे खड़ा होने की ताकत दी। आज मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई है जो मेरा हर कदम पर, हर एक फैसले पर साथ देगा। इतना कहती है उसने एंटीडोट ले लिया और फिर अपने फोन को देखा तो उसमें एक और मैसेज आया, डेट्स लाइक कर गुड गर्ल। अद्वैत का मैसेज पढ़ते ही ऋषिका ने कमरे में इधर उधर देखा कि कहीं वो उसे देख तो नहीं रहा, पर उसका कमरा तो पूरा बंद था। वो इधर उधर देख ही रही थी कि तभी उसके फोन में दूसरे मैसेज का नोटिफिकेशन आया तो उसने देखा कि अद्वैत ने लिखा था, डोंट बी स्टूपिड, मैं तुम्हारे ऊपर नजर नहीं रख रहा हूँ, सो डोंट लुक हियर एंड देयर। उसकी बात सुनकर ऋषिका एकदम से हड़बड़ा गई। उसने मैसेज में टाइप करते हुए कहा, थैंक यू सो मच मेरी इतनी केयर करने के लिए। उससे इतना लिखकर सेंड किया तो ब्लू डबल टिक शो होने लगा। अद्वैत ने उसका मैसेज देख लिया था। पता नहीं क्यों पर ऋषिका का हाथ बार बार कॉल हिस्ट्री में उस अननोन नंबर पर चला जा रहा था। उसको कॉल करना चाहती थी, पता नहीं क्यों पर वो उसकी आवाज सुनना चाहती थी, पर उसके दिल में ये भी था कि वो पहले कॉल कैसे करे। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके फोन पर उसी नंबर से कॉल आया तो उसका चेहरा एकदम लाल हो गया क्योंकि ये वॉइस नहीं बल्कि वीडियो कॉल थी। ऋषिका जल्दी से अपनी शीशे के पास गई और अपना बाल सही करते हुए फोन उठाने जाने वाली थी कि तभी उसे कुछ याद आया और उसने अपने सर पर चपत लगाते हुए खुद से कहा, ओहो ऋषिका, इन्होंने तुम्हारी क्या हालत कर दी है। तुम्हें जहाँ लड़कों से चिढ़ थी, जहाँ तुम्हें लड़कों को देखना तक पसंद नहीं था, आज तुम एक लड़की के लिए अपने बालों को ठीक कर रही थी। मुझे लगता है रूही सही कह रही है, डेट आई स्टार्टेड लाइक हिम। इतना कहती है उसने अपना सर झटका और फोन रिसीव कर लिया। फोन रिसीव करती है उसके सामने बेहद ही हैंडसम, चार्मिंग और अट्रैक्टिव लड़का दिखा जो कि इस वक्त एक वाइट शर्ट में था और किसी राजा की तरह चेयर पर बैठा था। उसे देखकर ऋषिका का चेहरा फिर से लाल हो गया, जिसे देखकर अद्वैत मुस्कुरा दिया। ऐसे शांति देखकर ऋषिका ने बोला, वाह वो थैंक यू सो मच मेडिसिन भिजवाने के लिए, इट्स ओके। मुझे पता था कि तुम एक डॉक्टर होते हुए भी अपनी मेडिसिन का ख्याल नहीं रख पाओगी। अद्वैत की बात पर ऋषिका ने उसकी तरफ देखा तो उसने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, वेल एक न्यूज़ है तुम्हारे लिए। तुम्हारे मनगीत और तुम्हारी बहन दे वांट टू इंसल्ट यू इन द फ्रंट ऑफ ऑल द मीडिया सर्कल एंड होल वर्ल्ड इन द कॉम्पिटिशन। अद्वैत के मुंह से आहान और माया की बात सुनकर ऋषिका एक पल के लिए चुपचाप गई, लेकिन फिर एक अलग ही अंदाज में बोली, आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी वॉट कैन दे डू टू ह्यूमिलिएट मी इन द फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। आखिर मैं भी तो देखूं कितना गिरे हुए इंसान और कितने नीचे गिर सकते हैं। बहुत हो गया इन सब का, अब मैं देखती हूँ ये कैसे कामयाब होते हैं। ऋषिका के कहने के अंदाज में एक अलग ही चमक थी, एक बहुत ही कॉन्फिडेंस था जो कि बड़े से बड़े लोगों में नहीं होता। वह ऐसे बोल रही थी जैसे कोई शातिर लोमड़ी अपने शिकार को फंसाने के लिए कोई चाल बुन रही हो। उसके इस आधार को देखकर अद्वैत के चेहरे पर एक बहुत ही दिलकश मुस्कुराहट आ गई। वो उसका एक एक एक्सप्रेशन उसका नोटिस कर रहा था। हर एक एक्सप्रेशन के साथ अद्वैत की आंखों में एक अलग ही चमक और होठों पर मुस्कुराहट बढ़ती ही जा रही थी। So let's see what will happen next. I am so confident that you will win. अद्वैत ने इतना ही कहा तो ऋषिका एकदम किसी छोटी बच्चे की तरह अपनी पलकें झपकाने लगी। बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी।
क्योंकि उसने टेडी बेयर सेम का टॉप और लोअर पहना था। सो गुड नाइट, ऋषिका ने अद्विक से अपनी मैसेज हटाते हुए कहा तो उसने भी गुड नाइट बोल करके कॉल कट कर दी। दोनों के ही दिन में आज एक अलग सा सुकून था जो वो खुद नहीं समझ पा रहे थे कि ये किस वजह से है। यही सब सोचते सोचते दोनों ही अपनी अपनी सपनों की दुनिया में खो गए। अगले दिन मित्तल मेंशन ऋषिका आज पहले ही उठ गई थी क्योंकि आज उसे मंदिर जो जाना था। वो मंदिर से वापस लौटी तो श्वेता जी ने उससे कहा, रीत बेटा ऑलरेडी 8:50 हो चुके हैं, जागी रूही को जगा दो, वरना फिर यही हाल उसका ससुराल में भी रहेगा तो हमारी नाक कट जाएगी। श्वेता जी की बात सुनकर ऋषिका हैरानी से उनसे पूछी, क्या अभी तक वो उठी नहीं? हमें तो 9 बजे यहाँ से निकलना था। हे भगवान, लड़की कभी नहीं सुधर सकती। इतना कहते ही ऋषिका जल्दी से हुई कि कमरे में गई तो उसने जो देखा वह देखते ही वो हैरान रह गई। ... टू बी कंटिन्यूड स्माइल। 28 मुंतोड़ जवाब। मित्तल मेंशन ऋषिका आज पहले ही उठ गई थी क्योंकि आज उसे मंदिर जो जाना था। वो मंदिर से वापस लौटी तो श्वेता जी ने उससे कहा, रीत बेटा ऑलरेडी 8:50 हो चुके हैं, जाकर रूही को जगा दो, वरना फिर यही हाल उसका ससुराल में भी रहेगा तो हमारी नाक कट जाएगी। श्वेता जी की बात सुनकर ऋषिका हैरानी से उनसे पूछी, क्या अभी तक वो उठी नहीं? हमें तो 9 बजे यहाँ से निकलना था। हे भगवान, लड़की कभी नहीं सुधर सकती। इतना कहते ही ऋषिका जल्दी से हुई कि कमरे में गई तो उसने जो देखा वह देखते ही वो हैरान रह गई। ऋषिका ने देखा कि रूही का सर बेड के नीचे लटका हुआ था और उसके पैर आधे बेड पर आराधी जमीन पर थे। अगर वह थोड़ा सा भी घूमी तो उसके सर में चोट लग जाती है। वह घूमने वाली थी कि तभी ऋषिका दौड़ते हुए उसके पास गई और उसका सर उठाकर बेड पर अच्छे से रख दिया। जब रूही को ये लगा कि कोई उसके सर को छू रहा है तो वह एकदम अचानक से उठकर बैठ गई। उसके अचानक से ऐसे रिएक्शन पाकर ऋषिका एकदम से चौंक गई। उसने घबराए हुए लहजे में बोला, ओ ... हो रूही, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुम्हें पता है अगर मैं अभी नहीं आई होती तो आज तुम्हारा ये सर चला गया होता और तुम इस दुनिया को अलविदा कह चुकी होती। वो तो अच्छा था कि मैं आ गई। तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए और तुम हो कि मुझे ऐसे घूर रही हो जैसे लग रहा मैंने ही तुमको गिराया है। ऋषिका रूही के चेहरे पर आते जाते भाव को देखकर बोली तो रूही में छिपते हुए कहा, क्या है? क्यों इतनी जल्दी मुझे उठा दिया? वह मुझे बस किस करने वाला था कि तभी तुम... रूही इतना बोलते ही चुप हो गई। उसे अब पता चला कि उसने फ्लो में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। उसका चेहरा अब तो शर्म के मारे झुक गया था, जिसे देखकर ऋषिका ने थोड़े मजाकिया लहजे में बोला, ओहो, देखो तो मैडम को शादी हुई नहीं कि अभी से रोमांस चालू इनका। अरे कुछ तो शर्म करो, नींद में भी नहीं छोड़ रही हो। पता नहीं कैसे संभालेंगे सारांश तुमको, तुम तो पूरी की पूरी जंगली बिल्ली हो। ऋषिका ने कहा तो रूही उसको खा जाने वाली नजरों से देखने लगी। माहौल को लड़ाई में बदलते देख ऋषिका ने जल्दी से बात पलटते हुए कहा, चलो छोड़ो भी अब ये सब। तुम्हें पता है हम ऑलरेडी ही लेट हो चुके हैं। तुम भूल गई आज हमें फॉर्म फिल अप करना था और अभी तक तुम तो सो रही हो। हम जाएंगे कब? मैं तो सोचा था कि हम जल्दी ही आ जाएंगे तो उस माया ... से मेरी मुलाकात नहीं होगी, वरना तो अगर उस चुड़ैल का चेहरा मैंने देख लिया ना तो मैं उसका वह हाल करूंगी कि वो सोच भी नहीं सकती है। ऋषिका ने माया का नाम थोड़े गुस्से और अपने दांत को पीसते हुए कहा, अगर इस वक्त माया उसके सामने होती तो भगवान भी उससे उसे नहीं बचा सकता था। रूही ने जब ऋषिका की बात सुनी तो वह हड़बड़ाते हुए बोली, ओ माय गॉड, मैं तो भूल ही गई थी कि हमें अभी फॉर्म फिल अप करने जाना था और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया? पहले उठाती तो मैं अब तक तैयार हो चुकी होती। सब गलती तुम्हारी है। और हाँ, मेरी बात ध्यान से कान खोल कर सुन लो, सुबह सुबह मेरा दिन मत खराब करो उस डायन का नाम लेकर। बस 5 मिनट में रेडी होकर आती हूँ, फिर चलेंगे। रूही ने इतना कहा तो ऋषिका ने अपना सर हाँ में हिलाया। उसके बाद रूही तैयार होने और ऋषिका नीचे हाल में आ गई। लगभग 15 मिनट बाद वह लोग कॉन्टेस्ट लोकेशन पर पहुंच गए। वहां पर पहुंचने के बाद वह दोनों अपनी कार से उतरकर सीधा रिसेप्शनिस्ट के पास गई। वहां पर पहुंचने पर रूही ने उस रिसेप्शन पर बैठी लड़की से कहा, एक्सक्यूज मी, वी हैव टू सबमिट।
इतना ही बोली थी कि तभी उन दोनों के कान में एक आवाज आई, देखो देखो यही तो माया कपूर है और उसके साथ कौन है? अरे हाँ, ये तो आहान खुराना है ना। हमने सुना है कि आहान और ऋषिका कपूर का ब्रेकअप हो गया है। वैसे भी इनकी जोड़ी तो उतनी नहीं अच्छी लगती थी जितना माया की लगती है। जस्ट लुक एट देम, दे लुक लाइक मेड ऑफ ईच अदर। बाहर खड़े लोगों की आवाज सुनकर ऋषिका ने गुस्से में अपनी मुट्ठी बांध ली। जिसे रूही ने देख लिया था, उसने उसका हाथ पकड़ा और वहां से ले जाने लगी कि तभी उन दोनों की कान में किसी की आवाज आई, दी कैसी हो आप? कितने दिनों बाद आप मिल रहे हो? आहान देखो दी, चलो ना चल कर उनसे मिलते हैं। माया ने ऋषिका और रूही को रोकते हुए अपने पास खड़े आहान से कहा। उसकी बात सुनकर रूही ने ऋषिका से कहा, अभी तक तो बहुत ही अच्छे थे। तुम्हें देखकर लग रहा है कि आज का दिन पक्का खराब जाने वाला है, पर अब लग रहा है आज यह अपनी बेइज्जती करवाने बिना जाएगी नहीं। बड़ी आई चुड़ैल कहीं की, रूही ने बड़बड़ाते हुए बोला। वही आहान के बॉडीगार्ड्स में पूरा रिसेप्शन एरिया कवर कर लिया था, जिससे वहां पर अब सिर्फ 9 लोग ही थे। ऋषिका, रूही, माया, आहान और 2 रिसेप्शनिस्ट, बाकी के स्टाफ। वही ऋषिका और रूही को रुका हुआ देखकर माया आहान का हाथ अपने हाथों में लिए हुए बड़ी ही अदा से एकदम एक सुपरमॉडल की तरह ऋषिका और रूही की तरफ बढ़ गई। वो उनके पास पहुंचकर बोली, दी आपने तो मुझसे एक भी बार बात ही नहीं की जब से मैं वापस आई हूँ। कहीं आप गुस्सा तो नहीं है ना? इसलिए कि आहान आपसे एंगेजमेंट तोड़कर मुझसे शादी करने की बात कही है। आई एम रियली सॉरी दी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यह मेरा फैसला नहीं था। माया एकदम अपनी एक्टिंग के अवतार में आते हुए बोली। उसने अपनी बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन एकदम किसी इनोसेंट से पप्पी की तरह किया था। अगर कोई देखता तो पल भर में पिघल जाता। ओ मेरी प्यारी बहना, भला मैं तुमसे क्यों गुस्सा होंगी? तुम तो मेरी प्यारी सी बहनन हो ना, और मुझे जरा सा भी तकलीफ या फिर दुख नहीं है कि मिस्टर खुराना तुमसे शादी करने वाले हैं, क्योंकि यह तो पुरानी कहावत है ना कि गधे को गधा ही पसंद आता है। वही हाल आई थिंक, उसने अपनी आंखों से उन दोनों के ऊपर पॉइंट करते हुए कहा, गीदड़ को तो गीदड़ ही पसंद आता है ना। मुझे तो तुम्हें थैंक यू बोलना था। आफ्टर ऑल मैं छोड़ी हुई चीज आखिर तुमने ही तो ली है, वरना आजकल के समय में कोई 2 कौड़ी का इंसान भी किसी की छोड़ी हुई चीज नहीं लेता। अब तो तुम समझ गई होगी कि तुम्हारी औकात 2 कौड़ी लड़कियों से भी नीचे गिरी हुई है। सो टेक केयर माय डियर लिटिल सिस्टर। ऋषिका ने अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए और माया आहान की तरफ देखते हुए एकदम व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। तो उसकी बात सुनकर आहान और माया दोनों ही एकदम गुस्से से आग बबूला हो उठे। एंग्री कंफाउंडेड फेस, राक्षस पिशाच। उन्हें तो एक माचिस की तीली की भी जरूरत नहीं थी जलने की, वो लोग इतने ज्यादा गुस्से में थे। वही ऋषिका का मुंह तोड़ जवाब सुनकर रूही तो हक्की बक्की अपनी आंखें फाड़े उसी को देख रही थी। उसने ऋषिका की बात सुनकर माया और आहान की तरह एक बहुत ही वायर्ड लुक में देखते हुए हंसने लगी। वही वहाँ खड़ा स्टाफ भी हंस रहा था, जिसे देखकर आहान ने गुस्से में कहा, यू ब्लडी सर्वेंट, तुम लोगों की औकात मेरे सामने खड़े होने की भी नहीं है और मेरे ही सामने मेरे ऊपर हंस रहे हो। क्या तुम लोगों को अपनी नौकरी प्यारी नहीं है? चले जाओ यहाँ से, जस्ट गेट लॉस। आहान ने लगभग गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। तो वहाँ खड़ा स्टाफ डर के मारे निकल लिए। आखिर सबको अपनी नौकरी प्यारी जो होती है, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बारे में ऐसी बातें कर रही हो। आखिर हो कौन तुम? सिर्फ एक 2 कौड़ी की लड़की मेरे सामने और कुछ नहीं हो। तुम जैसी लड़कियों को मैं आहान ने गुस्से में इतना ही बोला था कि तभी ऋषिका उसके बाद को बीच में ही काटते हुए बोली, ओहो मिस्टर खुराना, आपको शायद अपनी औकात नहीं पता, क्योंकि अभी तो आपने मुझे 2 कौड़ी के इंसान बोला, तो 2 कौड़ी की लड़की से बात करने वाला भी तो 2 कौड़ी का ही हुआ। आगे जो आप बोलने वाले थे ना, उस शब्द का आपकी जुबान में ही रहना आपके लिए सही रहेगा, वरना अगर मैं बोलने पर आ गई ना तो शायद आपके पास जवाब देने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचेंगे, ऋषिका ने कहा। हालांकि आहान और माया से बात करते वक्त उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था, लेकिन उनके सवालों का जवाब देते वक्त वह उनके हर सवाल का जवाब मुस्कुराते हुए दे रही थी।
उसकी हर एक मुस्कान दिल को लुभा देने वाली थी, चाहे वह व्यंग्यात्मक तरीके से ही क्यों न बोले। यही तो बात थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी। इसी की वजह से ही तो इन्फ्लुएंसर का खिताब जीती थी। वाकई में आज तक किसी ने भी ऐसी लड़की नहीं देखी होगी जिसमें एक ही साथ दुनिया के सारे गुण मौजूद हैं। सच में भगवान ने ऋषिका को बड़े ही फुर्सत से बनाया था, हर एक मामले में, चाहे वह सुंदरता हो या फिर बुद्धिमानी। ऋषिका की बात सुनकर अहान को तो अपना गुस्सा फटा हुआ नजर आ रहा था। वो कुछ बोलता है उसके पहले ही ऋषिका ने बोला, एक्चुअली आई डोंट नो यू मिस्टर खुराना। मैं आपको नहीं जानती, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको अपना कीमती समय देना चाहिए। सो यू गाइस कंटिन्यू, अब हम चलते हैं। इतना कहते ही रूही और ऋषिका आगे बढ़ गई, लेकिन तभी ऋषिका ने बीच में रुकते हुए बिना पीछे मुड़े हुए कहा, गीदड़ों को कभी शेर के सामने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गीदड़ चाहे जितना भी चालाक बन ले, लेकिन रहता तो वह शेर के सामने एक चूहा ही। पहले अपनी औकात देखने नहीं चाहिए, तब दूसरों के औकात में घुसने की सोचना चाहिए। सी यू ऑन दी कंपटीशन। ... इतना बोलते ही वह वहां से निकल गई, लेकिन यहाँ पर माया और अहान दोनों ही जल कुकड़े बने हुए गुस्से में खड़े थे। ऋषिका के जाते ही अपने गुस्से में अपना हाथ पास के रखे कांच के टेबल पर मार दिया। वही कोई और भी था जो ये सब होते हुए देख रहा था, लेकिन सामने से नहीं बल्कि वीडियो कॉल से। उसका चेहरा एकदम भावहीन था, ना गुस्सा, ना डर, ना मुस्कान, कुछ भी नहीं, पर वह अपने हाथों में पकड़ी हुई गान को घुमाए जा रहा था। टू बी कंटिन्यूड स्माइल। 29 सटरे माया। ऋषिका ने बीच में रुकते हुए बिना पीछे मुड़े हुए कहा, गीदड़ों को कभी शेर के सामने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गीदड़ चाहे जितना भी चालाक बन ले, लेकिन रहता तो वह शेर के सामने एक चूहा ही। पहले अपनी औकात देखने नहीं चाहिए, तब दूसरों के औकात में घुसने की सोचना चाहिए। सी यू ऑन दी कंपटीशन। ... इतना बोलते ही वह वहां से निकल गई, लेकिन यहाँ पर माया और अहान दोनों ही जल कुकड़े बने हुए गुस्से में खड़े थे। ऋषिका के जाते ही अपने गुस्से में अपना हाथ पास के रखे कांच के टेबल पर मार दिया। वही कोई और भी था जो ये सब होते हुए देख रहा था, लेकिन सामने से नहीं बल्कि वीडियो कॉल से। उसका चेहरा एकदम भावहीन था, ना गुस्सा, ना डर, ना मुस्कान, कुछ भी नहीं, पर वह अपने हाथों में पकड़ी हुई गन को घुमाए जा रहा था। तभी फोन से वह आदमी बोला जो वीडियो कॉल पर ऋषिका को दिखा रहा था, बॉस। मिस्टर खुराना और मिस माया पहले से ही जानते थे कि मैम आज यहाँ आ रही है, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर खुद आकर फॉर्म फिल का बहाना बनाया था, ताकि वह मैं की बेइज्जती कर सके लोगों के सामने, पर बदले में सब उल्टा ही हो गया, जिसे आपने भी अच्छी तरीके से देखा। उस आदमी की बात सुनकर वीडियो कॉल पर रहने वाला आदमी बोला, आई एम प्राउड ऑफ यू। आज तक मैंने तुम्हें जितना भी काम दिया है, तुमने उसे बखूबी पूरा किया है, इसीलिए मैं तुम पर आंख बंद करके भरोसा करता हूँ। शुक्रिया बॉस, मेरे काम के प्रति आपको कभी कोई शिकायत नहीं मिलेंगी। राधे ने कहा तो अद्विक ने अपना सर हाँ में हिला दिया। जी हाँ, यह आदमी और कोई नहीं बल्कि अद्विक ही था, जिसने राधे को रुचिका के पीछे उसके ऊपर नजर रखने के लिए कहा था, ताकि अगर वह किसी भी मुसीबत में रहे तो वह उसकी मदद कर सके। वही रूही और ऋषिका वहां से निकलकर सीधा अपने कार में आकर बैठ गई। वह दोनों बैठी तो एक लंबी सांस लेकर एक दूसरे की तरह देखा। 2 सेकंड तक एक दूसरे की तरफ देखने के बाद वह दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी, जैसे कोई बच्चा अपनी बहुत बड़े दुश्मन को हराकर आया जो उससे उसका खिलौना सुनना चाहता था। तभी रूही ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, मुझे बड़ा मजा आया आज उनकी बेइज्जती देखकर। वैसे भी उनकी औकात दिखाना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया था। आज तो बड़ा मजा आया। तुम्हें पता है सबसे ज्यादा मजा मुझसे किसी देखकर आया। उसकी बात पर ऋषिका ने भी अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए पूछा, किसकी? आई मीन किसका चेहरा देखकर तुम्हें ज्यादा मजा आया? मुझे तो दोनों का चेहरा बड़ा ही पसंद आया। आई थी, मुझे फोटो ले लेनी चाहिए थी। और किसकी? वही चुड़ैल। ... डायन, पिशाचिनी, निहारिका डायन की बेटी माया डायन और कौन? मुझे तो बड़ा सुकून मिला उसका चेहरा देखकर, गुस्से से लाल। मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे बिना माचिस जलाए ही ये लोग जलकर राख हो जाएंगे। हाँ हा, एकदम सही कहा तुमने, मजाक बहुत आया मुझे भी आज। ऋषिका ने रूही की तरफ देखते हुए कहा कि तभी उसके फोन में किसी चीज का नोटिफिकेशन आया। उसने फोन ऑन करके देखा तो उसमें श्वेता जी का मैसेज था कि कम फास्ट एट होम।
रूही के इन लॉ आए हैं और एंगेजमेंट की डेट भी फिक्स करनी है। सो कम फास्ट एंड बी ऑन टाइम। मैसेज पढ़ते ही उसने रूही से कहा, रू, मम्मा का फोन आया था, हमें अभी घर चलना होगा, जल्दी तुम्हारे इन लॉज आए हैं। ऋषिका की बात सुनकर रूही ने बस अपना सर हाँ में हिलाया और कार घर की तरफ मोड़ दी। वही ऋषिका की बातों से अहान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने गुस्से में पास के पड़े कांच की टेबल पर अपना हाथ दे मारा, जिसकी वजह से पूरा कांच टूट गया और उसके हाथों में चुभ गया। कांच के टुकड़े हाथों में चुभ जाने के कारण उसके मुंह से आहें निकल गई। जब माया ने देखा अहान के हाथों में चोट लगी है तो उसने अपने मन में कहा, क्या मुसीबत है ये, अब मैं चलूं इसको शांत करवाऊं। खुद का तो गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा है और अब चल के इनके गुस्से को शांत करवाऊं। प्यार करती तुमसे, इसका मतलब यह नहीं कि दिन रात तुम्हारे पीछे भागूं मैं। ... इतना बोलकर माया ने अपनी आंखों में आंसू लाते हुए अहान की तरफ देखकर और उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर रोते हुए बोली, ओहो अहान बेबी, ये तुमने क्या कर लिया, देखो तो कितनी चोट आ गई है। मैं तुमसे कितनी बार कहा है कि दी की बातों को मत दिल से लगाया करो और तुम हो कि। खैर छोड़ो, मैं अपनी दी की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ, प्लीज माफ कर दो। राका जाओ, जाकर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ जल्दी से और कॉल दी डॉक्टर राइट नाउ। माया ने पहले तो रोते हुए कहा और लास्ट में जाते जाते गुस्से में अपने एक बॉडीगार्ड को ऑर्डर देते हुए बोली। वही अहान तो बस उसके मासूम से चेहरे को देखे जा रहा था, जो कि रोने की वजह से मेकअप खराब हो चुका था। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपना ख्याल रखा करो, अपने लिए ना सही तो मेरे लिए ही सही। तुम्हें तो पता है ना, अगर तुम्हें थोड़ी सी भी चोट आती है तो दर्द मुझे होता है। आइए, मैं अपने दिल की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ, क्योंकि मेरी दीदी गलत थी, उनको ऐसे तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था। तुम तो उस लड़के से तो हैंडसम यू जो कल ऋषिका के साथ हॉस्पिटल के केबिन में था। प्लीज दी की बात का बुरा मत मानना। ... माया ने एकदम लोनी से सूरत बनाते हुए कहा, जिसे देखकर अहान तो उसका दीवाना ही हो गया। वह तो ये सोच रहा था कि माया कितनी अच्छी है जो हमेशा उसके बारे में ही सोचती है, लेकिन उसे क्या पता कि माया है, वह सिर्फ अपने बारे में सोचती है, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में, बिल्कुल अपनी माँ की तरह है। डोंट वरी माया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम चिंता मत करो, आइंदा से मैं ऐसे कभी भी खुद को हर्ट नहीं करूँगा। अब चलो और अपने आंसू पूछो, तुम ऐसे रोते हुए बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। और रही बात आज की बेइज्जती की, वो तो मैं अब कभी नहीं भूलूंगा और इस बार उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी में कभी किसी को अपनी शक्ल तक नहीं दिखा पाएगी, यह मेरा खुद से वादा है। अहान ने अपनी आंखों में ऋषिका के लिए बेइंतहा नफरत और जलन की भावना से कहा, जिसे देखकर माया एक बहुत ही शैतानी तरीके से मुस्कुराई, लेकिन समय रहते ही उसे सबसे छुपा लिया। ओह माय डियर लव, कितने बेवकूफ हो तुम, मेरे इतने से ही भड़काने से भड़क गए। पर चाहे जैसे हो, आई लव यू। और जो चीज माया को पसंद आ जाती है वो उसे पाकर ही रहती है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। और ऐसे ही मैंने तुम्हें भी उस ऋषिका ... से छीन लिया। उसने बचपन से ही मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था, अब मेरी बारी है। उसकी जिंदगी में मैं कभी कोई भी खुशी नहीं आने दूंगी, यह मेरा खुद से वादा है। और जो चीज मुझे उसकी पसंद आ गई उसे तो मैं अपना करके ही रहूंगी। बाय हो कार बाय क्रूक। माया ने अपने चेहरे पर एक डेविल स्माइल लाते हुए खुद से ही कहा, जिसे वहाँ खड़े किसी भी लोगों ने नोटिस नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ रूही और ऋषिका भी घर पर पहुँच चुके थे और एंगेजमेंट की डेट 3 हफ्ते बाद डिसाइड की गई थी और बाकी शादी की डेट वो दोनों बच्चों पर ही छोड़ दिया गया था। आज रूही के चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। वो आज बहुत खुश थी, आखिरकार उसकी शादी जो होने जा रही थी वो भी एक हैंडसम, चार्मिंग और अट्रैक्टिव लड़के से, जिसे पाने का ख्वाब हर लड़की देखती है। और वही सारांश का भी हाल कुछ ऐसा ही था। वह कब से बैठे बैठे मुस्कुराए जा रहा था, जिसे देखकर वहाँ पर मौजूद वह 5 लोग भी कब से उसे ही निहारे जा रहे थे। लेकिन आज तो जैसे सारांश पर कुछ असर ही नहीं हो रहा था, वह तो अपनी ही धुन में कुछ सोचते हुए मुस्कुराए जा रहा था कि तभी अगस्त्य ने उसे आवाज लगाई, भाई कहाँ खोए हुए हो आप? उसने उसके कान के पास जाकर कहा, जिससे सारांश एकदम हड़बड़ाते हुए खड़ा हो गया। तो उसको देखकर वहाँ पर मौजूद चारों लोग हंसने लगे। टू बी कंटिन्यूड स्माइल। 30 द डार्क सोल।
वही सारांश का भी हाल कुछ ऐसा ही था। वह कब से बैठे बैठे मुस्कुराए जा रहा था, जिसे देखकर वहाँ पर मौजूद वह 5 लोग भी कब से उसे ही निहारे जा रहे थे। लेकिन आज तो जैसे सारांश पर कुछ असर ही नहीं हो रहा था। वह तो अपनी ही धुन में कुछ सोचते हुए मुस्कुराए जा रहा था कि तभी अगस्त्य ने उसे आवाज लगाई, भाई कहाँ खोए हुए हो आप? उसने उसके कान के पास जाकर कहा, जिससे सारांश एकदम हड़बड़ाते हुए खड़ा हो गया। तो उसको देखकर वहाँ पर मौजूद चारों लोग हंसने लगे, शिवाय अद्वैत के। उसका चेहरा अभी भी एक्सप्रेशनलेस था, चारों को सारांश के ऊपर हंसते हुए देख रहा था। वही वो चारों अपने में ही मस्त सारांश का मजाक उड़ाए जा रहे थे। बेचारा सारांश तो बस अपना चेहरा लटकाए हुए उन लोगों को देख रहा था। उसको क्या पता था कि ऐसे ही रूही के ख्यालों में गुम होने की वजह से यह चारों उसका मजाक उड़ाएंगे। सारांश ने देखा कि अद्वैत उसका मजाक बनते हो गए देख रहा है, तो उसने उससे कहा, कैसे दोस्त हो यार तुम? ... प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के ऊपर सब लोग हंस रहे और तुम हो कि बस चुपचाप देखे जा रहे हो। अभी नहीं रोका ना तो देख लेना, तुम मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सारांश की बात सुनकर अद्वैत ने अपनी भौहें चढ़ाई और उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या कर लोगे तुम? मेरा भूलो मत। अगर तुमने मेरे और ऋषिका के बीच में आने की कोशिश की तो तुम अपनी शादी भूल जाना। मैं रूही को शनाया शेखावत के बारे में बता दूंगा, तो फिर देखना कैसे हो तुमसे शादी के लिए मना करती है। उसने बिना एक्सप्रेशन के सारांश से सीधे सीधे बोल दिया। तो सारांश बेचारा अपना लटका हुआ मुंह लेकर उसके पास गया और उसके बगल में बैठते हुए बोला, यार भाई तू क्यों मेरा इज्जत उतरवाने पर तुला हुआ है? एक तो यह चारों मेरे ऊपर हंस रहे हैं और मैं तुमसे मदद मांग रहा हूँ तो तुम मुझे ही धमका रहे हो। तुम तो जानते हो ना कि मैं तुम्हारे लाइफ में कोई भी इंटरफेयर नहीं करता। तुम लोगों को चुप कराने की बजाय मुझे ही धमकी दे रहे हो। तुम कैसे दोस्त हो यार? और मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि उस शनाया का मेरे सामने नाम मत लिया करो। एकदम छिपकली है वह छिपकली, वह भी कोई आम वाली नहीं, अर्जेंटीना की लिजर्ड है। मुझे तो उसके नाम से ही चिढ़ होती है। सारांश ने तो पहले किसी छोटे से मासूम से बच्चे की तरह मुंह बनाते हुए बोला, लेकिन बाद में आते आते जैसे ही उसने शनाया का नाम लिया तो एकदम गुस्से से भर गया। वही शनाया का नाम सुनकर सारांश का चेहरा देखकर अगस्त्य धीरे धीरे हंस रहा था, लेकिन जैसे ही उसने उसका गुस्से से भरा वह चेहरा देखा तो एकदम शांत हो गया। लेकिन तभी प्रत्युष ने सीरियस होते हुए कहा, अद्वैत हम उसे अभी भी ढूंढ नहीं पा रहे हैं। उसने अपनी सारी इंफॉर्मेशन खुद लॉक की है। बड़े से बड़ा प्रोटेक्टेड हायर सिक्योरिटी में रखा हुआ इंफॉर्मेशन को या फिर किसी भी टाइप के डाटा को हैक करने के लिए उसने अपने नेम से एक सॉफ्टवेयर बनाया है, जो कि किसी भी कंपनी, बैंक, टेक्नोलॉजी स्किल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंफॉर्मेशन को मात्र 1 सेकंड में पूरा का पूरा क्रैक कर सकता है। हालांकि हमें अभी भी यह नहीं पता चला है कि उसके सॉफ्टवेयर पर डाला हुआ नाम क्या है। ... प्रश्नवाचक चिन्ह। जिससे सिर्फ 1 सेकंड में हम कोई भी ज्यादा को हैक कर सकते हैं। वाकई में वह बहुत ही बड़ा ब्रिलियंट आदमी है। उसने अपने एक ऐसे नाम से सॉफ्टवेयर को बनाया है जिसको हमारे बड़े से बड़े हैकर भी हैक आउट नहीं कर पाए। अब अगर कोई ऑप्शन बचा है तो वह सिर्फ तुम हो। तुम्हें ही अब उसकी आइडेंटिटी निकालनी होगी। बस यही तक ही नहीं है और उसने फिर से नई कंट्री को टारगेट किया है। हमें आज सुबह ही मैसेज मिला है कि रसिया के कॉन्फिडेंशियल गवर्नमेंट ऑफिस का सारा डाटा हैक किया जा चुका है, वह भी सिर्फ 25 सेकंड में। प्रैक्टिस की बात सुनकर वहां पर बैठे सभी लोग एक पल के लिए तो परेशान हो गए कि अभी तक कोई उसे पकड़ नहीं पाया है, लेकिन अद्वैत को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। एकदम काम और कंपोज तरीके में बैठा हुआ था। हम उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं। वह बहुत ही शादी और लोमड़ी की तरह तेज दिमाग रखने वाली लड़की है, विराज ने कहा। तो सब उसको हैरानी से देखने लगे। वही विराज की बात सुनकर अद्वैत भी उसे एक अजीब लुक देते हुए देख रहा था, जैसे कि वह कहना चाहता हो, क्या तुम मुझे पूरी बात बताओगे? लड़की, यू मीन अ गर्ल? क्या वह एक लड़की है? ... प्रश्नवाचक चिन्ह। मानव ने हैरानी से कहा। वही विराज ने सबका चेहरा देखा तो उसने हड़बड़ाते हुए जल्दी से आगे कहा, अरे हाँ, मैं तो आप सबको बताना ही भूल गया कि कल हमारे हैकर्स को एक मैसेज आया था जिसकी लोकेशन सर्च करने पर हमें उसके बारे में कोई भी सुराग नहीं मिला। उस दिन मैसेज में लिखा था कि हेलो टू बोथ 12 ऑफ यू।
आई नो कि मैं किसी के बारे में नहीं जानती, पर फिर भी यह जरूर पता कर सकती हूँ कि मेरे पीछे आखिरी लगे कितने लोग हैं। मुझे बहुत खुशी हुई यह जानकर कि आप लोग अभी भी मुझे ढूंढने में लगे हुए हैं, पर अफसोस आप कामयाब नहीं हो पाए। मुझे आज पता चला कि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, क्योंकि ऐसे अगर मुझे किसी को ढूंढना पड़े तो मैं उसे उसके घर में घुसकर उसकी औकात दिखाकर ही दम लूंगी, क्योंकि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं अपने एक काम को अंजाम नहीं दे पाते। और मैं आप सबको ये बता दूं कि यह काम मैं अपने लोगों के लिए कर रही हूँ, उनके हक के लिए कर रही हूँ। मुझे यह अच्छे तरीके से मालूम है कि यह सब जानते हुए भी करने के पीछे आपके बॉस का क्या सेंस है, पर मैं आगे के लिए अभी की समस्याओं को नहीं डाल सकती हूँ। खैर, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने मिशन में जरूर कामयाब होंगे। आई थिंक आपके पास पहले से ही जानते हैं कि नहीं सब क्यों कर रही हो, पर फिर भी वो अपने आदमियों को मेरे पीछे लगाए हुए हैं मुझे ढूंढने के लिए। यह आप सब याद रखिएगा कि अगर कोई अपनी लिमिट क्रॉस करके मेरे लिमिट में आने की कोशिश करेगा तो मैं उसे उसकी औकात दिखाने में हरगिज नहीं चूकूंगी। और यह सब आप भी जानते हैं अच्छी तरीके से कि मैं क्या कुछ नहीं कर सकती, और मेरे तरीके को आप सब बखूबी जानते हैं। खैर, चलती हूँ। आपको सबको भी तो अपने मिशन पर जाना होगा, यानी कि मुझे ढूंढना होगा, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। और मेरा आखिरी मैसेज आपके बॉस को, सी यू सून ब्लैक डेविल स्माइल विद हॉर्न्स डार्क सोल। हालांकि उस लड़की के बोलने के तरीके से ही पता चल रहा था कि यह मैसेज किसी लड़की के द्वारा नहीं बल्कि एक लड़की के द्वारा भेजा गया है। वही वह सब लोग उस मैसेज को पढ़कर एकदम हैरान थे, तो वहीं उन पांचों ने एक साथ अपना चेहरा अद्विक की तरफ घुमाया उसको देखने के लिए। जब उन लोगों ने अद्विक का चेहरा देखा तो दंग रह गए। उसके चेहरे पर एक जंग जीत लेने वाली मुस्कान थी। उसने पूछा, इसका लास्ट लोकेशन कहाँ का बता रहा है? इंडोनेशिया, रसिया, नीदरलैंड और चाइना, मानव ने मुस्कुराते हुए कहा। तो अगस्त्य ने बोला, लेकिन भाई हमें पता कैसे करेंगे कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ की है? डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह डॉट। इंडिया में है वह इस वक्त, जाने दो उसको, अब कोई नहीं ढूंढेगा। अद्विक ने अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी को सही करते हुए बोला। तो सबको पता चल गया कि जरूर उसके दिमाग में कोई बड़ी प्लानिंग चल रही है। वही अद्विक के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि उसने जो देखा और जो सुना वह कितना अजीब था। ये डेस्टिनी भी इंसान को कहां से कहां ले जा सकती है। वह आज बहुत ही ज्यादा खुश था, इतना खुश कि जिंदगी में उसे आज तक कभी इतनी बड़ी खुशी नहीं मिली होगी, जिसकी वजह सिर्फ वही जान सकता था। वो मुस्कुराते हुए अपने कमरे में गया और ऋषिका की तस्वीर को अपने हाथों से छूते हुए बोला, व्हाट अ गर्ल, द डार्क सोल, और मुस्कुरा दिया। टू बी कंटिन्यूड स्माइल।